हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। क्या हालचाल? मैं हूं मोहम्मद आसम, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक जो हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का 4th पार्ट और ये लास्ट पार्ट होगा। एक बड़ा चैप्टर था जिसको मैंने पार्ट में आपको पढ़ाया है, तो आज 4th पार्ट है। छोटा सा पार्ट है, बहुत कुछ जिसमें बचा नहीं है, लेकिन मैंने पार्ट्स में रिकॉर्ड करके कोशिश यही करी है कि इसको कम से कम टाइम में हम कवर कर पाए। तो आज जो हमें कवर करना है इस पूरे पार्ट में वो है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि जो इंडिया था उस वक्त, उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस थे। तो एक बार चलिए मैं पहले आपको बता देता हूं कि हम क्या कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है, आपको ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपको इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमें पढ़ना क्या है, हमारा आज का टॉपिक का डिस्कशन क्या होगा कि जो भारत उस वक्त था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशंस थे। हमने अभी अंदर इंटरनल बातें तो देख ली कि कैसे मराठास के साथ उन्होंने कैसे मराठास को ऑक्यूपाई किया, कैसे उन्होंने मैसूर को कब्जा किया, कैसे अवध को कब्जा किया, और धीरे धीरे उन्होंने किस प्रकार से पूरे भारत पे अपना कब्जा जो है वो करते चले जा रहे थे, भारत को कैप्चर कर रहे थे, एनेक्स कर रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि यही वो ब्रिटिश इंडिया है, जो यही वो अंग्रेज हैं जो अपने आप को दूसरे फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली रशिया से अपने आप को सेव रखने के लिए दूसरे हमारे जो बगल के नेबरिंग कंट्रीज थे उनके साथ अपने अच्छे रिलेशंस को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हमें जो पढ़ना है कि कैसे एंग्लो भूटानीज रिलेशन यहां पर रहते हैं, यहां पर कैसे नेपाल के साथ रिलेशंस थे, बर्मा के साथ कैसे थे, तिब्बत के साथ कैसे थे, और अफगान के साथ रिलेशंस कैसे थे। तो इसमें जो हम लोग पांचों को पढ़ेंगे, तो यहां पर जो अफगान रिलेशंस है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग दो अफगान वॉर देखेंगे। 1839 से लेकर 1842 के बीच में जो पहली अफगान वॉर हुई, दोनों वॉर्स का क्या बेसिक रीजन था ये भी देखेंगे, और साथ ही साथ कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी वो भी हमें पढ़ना है। साथ में आप देखोगे एंग्लो बर्मीज बर्मा वॉर, ये भी जो एंग्लो बर्मा वॉर है इसमें भी आपको 3 वॉर्स जो है वो देखने को मिलेंगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। लेकिन बाकी भूटान, नेपाल और तिब्बत, ये बेसिकली ऐसे स्टेट थे जो अल्टीमेटली वीक थे, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो है इनको एक बफर स्टेट बनाना चाहता था। तो हम समझते हैं कि क्या अभी तक हुआ है, कैसे यहाँ चीजें चली हैं। एक चीज यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि द डिजायर ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट टू कंसोलिडेट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर इन द रीजन लेड देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द कंट्रीज नेबरिंग इंडिया। तो भारत, ये नेबरिंग कंट्रीज जो भारत की थी उनके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट में क्यों आए, वो यहां पर हमें समझना है। तो एक बार चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी किस प्रकार से चल रही थी। देखिए, अभी तक मैंने आपको बोला कि भाई ये चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है ब्रिटिश कॉन्सोलिडेशन, है ना। ब्रिटिश क्या कर रहा है, कॉन्सोलिडेशन कर रहा है, और कॉन्सोलिडेशन इंडिया का हो रहा है, यानी कि अपनी पकड़ जो है ब्रिटिश भारत के ऊपर मजबूत करता जा रहा है। तो यहां पर कंसोलिडेशन या एनेक्सेशन जब करना शुरू किया तो उसके पास 2 तरीके थे जो मैंने आपको यहां पर डिस्कस किए थे। एक तरीका था वॉर के थ्रू, सीधे हेड ऑन वॉर, लड़ाई लड़ लो और जो एरिया है, टेरिटरी है, उसको आप एनेक्स कर लीजिए। दूसरा है डिप्लोमेसी के थ्रू, दूसरा था डिप्लोमेसी के थ्रू, ठीक है। अब वॉर में तो हमने यहां डिस्कस कर लिया किस प्रकार से, हमने पहले पार्ट में एंग्लो मैसूर वॉर्स को डिस्कस किया था, यानी कि कैसे मैसूर के ऊपर कब्जा हुआ। पूरी कहानी हमने वोडेयार से लेकर आखिरी तक हमने 4th एंग्लो मैसूर वॉर तक पढ़ी थी, जब मैसूर के ऊपर सब्सिडरी अलायंस जो है वो इंपोज कर दिया गया था। फिर उसके बाद मैंने आपको एंग्लो मराठा पढ़ाया था, एंग्लो मराठा हमने डिस्कस किया था, है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था। एंग्लो मराठा हो गया जहां पर हमने सारे पेशवास को डिस्कस किया था इन डिटेल। तो एंग्लो मैसूर था, एंग्लो मराठा था। फिर हमने 3rd वाले पोर्शन में एंग्लो सिख को डिस्कस किया था, कैसे ये एक सिख स्टेट यहां पर बनता है, और महाराजा रंजीत सिंह उसको एक्सपैंड करते हैं। लेकिन अगेन ब्रिटिश अपने डोमिनेंसी की वजह से अल्टीमेटली जो है अंग्रेजों को, सिख जो है, सिख के ऊपर वो अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद जो सिखों के बाकी जो रूलर्स बनते हैं वो वीक थे, और हम देखेंगे कि 4-5 साल के टाइम में ही कई सारे सिख जो रूलर्स थे उनकी डेथ होती है, एंड दलीप सिंह इज द लास्ट वन, एंड अल्टीमेटली उनको भी हटा के कब्जा कर लिया जाता है। तो ये 3 पोर्शन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। अब जो चौथा पोर्शन है उसमें हमें क्या डिस्कस करना है कि कैसे भारत के रिलेशंस थे नेबरिंग कंट्री के साथ। तो एक तो तरीका था वॉर का, राइट, लेकिन वॉर के साथ साथ जब वो भारत पर एनेक्सेशन कर रहे थे अंग्रेज, तो वो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल भी करते थे। जैसे कि उनका एक डिप्लोमेसी था पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस,
पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, क्लियर। एक तो ये चीज हो गया नंबर 1। दूसरा हमने यहां डिस्कस किया है और वो है सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस, ये हमने डिस्कस कर लिया था। एंड तीसरा हमने डिस्कस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तीनों को अगर मैं इन ब्रीफ डिस्कस करूं एक एक लाइन में, तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्या था कि भाई अंग्रेज जहां पर हैं, जहां बैठे हैं, जहां कब्जा कर रखा है, तो वो अपने अगल बगल वाले एरिया को जो रिंग फेंस बनाते थे कि उनको बफर स्टेट क्रिएट करेंगे, उन पे कब्जा नहीं करेंगे, वहां के लोगों को हराएंगे, वहां के राजा को डिफीट कर देंगे, लेकिन उस टेरिटरी को अपने अंडर ना लेकर उसको बफर स्टेट क्रिएट कर देंगे। यानी कि वहां के राजा को बोलेंगे कि तुम खुद ही यहां पर उसको चलाओ, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगे जो अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा। यानी कि एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल उस पर स्थापित करेंगे, बट वो टेरिटरी जो होगा एक तरह से बफर स्टेट की तरह काम करेगा। और इस तरह से अंग्रेजों ने अपने हर तरफ जो है बफर स्टेट क्रिएट कर रखे थे। दिस इज ओनली द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ठीक है। तो सब्सिडियरी लाइंस हमने देखा जहां अंग्रेजों ने यह कहा कि भाई लड़ाई जब लड़ी गई तो उसके बाद ये कहा कि ठीक है, एक ब्रिटिश का रेसिडेंट आपके कोर्ट में रहेगा, ब्रिटिश की आर्मी को आपको अपने पास रखना पड़ेगा और अपने पैसे से उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप कोई भी यूरोपियन संबंध नहीं रख सकते, आप कोई भी ऐसे यहां पर यूरोपियन की कोई भी जो एम्बेसीज है, या कोई भी एम्बेसी नहीं, इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कोई भी मिशन यूरोपियंस के जो आते हैं उनको आप इनवाइट नहीं कर सकते, या आपका कोई भी रिलेशन जो है या बातें या कॉन्वर्जेशन या फिर इन कॉन्टैक्ट आप किसी भी बाहर वाले नेशंस जैसे फ्रांस इनके साथ नहीं रखेंगे। और लास्ट में सब्सिडियरी लाइंस में एक प्रोविजन रख दिया कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ लैप्स भी हमने देखा था कि भाई एडॉप्टेड सन के जब फादर की डेथ हो रही है तो जो स्टेट है वो यहां पर क्या होगा, जो स्टेट है वो लैप्स कर जाएगा क्योंकि वो अडॉप्टेड सन है। और अंग्रेज इसको जस्टिफाई करते थे कि भाई ये तो आपके हिंदू लॉ से ही यहां पर लिया गया है, बट एक्चुअली हिंदू लॉ इज नॉट वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट, तो कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहां पर ये चीज ऑन दी पार्ट ऑफ ब्रिटिश रहेगी कि वो डिसाइड करेंगे कि वेदर वो टेरिटरी जो जहां के रूलर की डेथ हुई है, क्या वो अडॉप्टेड सन को जाना चाहिए या वो उससे छिन जाना चाहिए, ये चीज अंग्रेज डिसाइड करेंगे। एंड दिस वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये तो ऐसा था, अभी तक हमने पूरे चैप्टर में पढ़ लिया कि भाई ये भारत पे पूरा कब्जा करने की टेक्निक थी। लेकिन आप समझिए कि ये वही टाइम है जब हम देखते हैं कि अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रशियन रिवॉल्यूशन का भी उदय हो रहा है। ये वही टाइम है जब हम देख रहे हैं कि फ्रांस में भी बहुत उथल पुथल हो रही है और यूरोप के अंदर भी काफी कुछ यहां पर चल रहा है, ठीक है। नॉट रशियन रिवॉल्यूशन, इनफैक्ट मैंने रशियन रिवॉल्यूशन गलत बोल दिया, यूएसएसआर काफी अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब अंग्रेजों का कब्जा भारत के ऊपर हो जाएगा, ठीक है, मैं अगर बोलूं समथिंग लाइक दिस, ठीक है, मैं एक रफ आइडिया मैंने लेके चला। तो ये पूरा जो है यहाँ पर टेरिटरी हुआ करता था, उस पूरे टेरिटरी पे आप देखोगे कि ब्रिटिश यहाँ पर जो है वो रूल कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलूंगा, ये पूरे एरिया में आप देखोगे तो ब्रिटिश यहाँ रूल कर रहे हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर एक कंट्री मिलेगा नेपाल, ठीक है, यहां पर आपको कंट्री मिलेगा नेपाल, यहां आपको कंट्री मिलेगा भूटान, यहां आपको कंट्री मिलेगा बर्मा, यहां पर आपको कंट्री मिलेगा अफगानिस्तान, ठीक है, राइट। ये सारे कंट्रीज हैं और इसके ऊपर भी यहां आपको कंट्री मिलेगा या कंट्री या रीजन मिलेगा, दैट इज तिब्बत, ठीक है। तो अभी हम देख लेंगे इनको, अभी हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे इसको, लेकिन समझ में वाली बात यह है कि चूंकि जो डर अंग्रेजों को भारत की अदर पावर, इंटरनल पावर से था, जैसे बंगाल को कैप्चर किया, तो अब जब ये डर अंग्रेजों को था कि अफगान रेड होती है, अफगानियों की रेड होती रहती है, तो बिहार को एक तरीके से उन्होंने क्या बनाया, ये आपका अवध के एरिया को क्या बनाया, अवध को उन्होंने बफर स्टेट बना दिया। वैसे ही यहां पर भारत, इंडिया, ब्रिटिश की जो सरकार थी इंडिया में, उन्होंने ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी बफर बनाया, ताकि जो वर्ल्ड की दूसरी पावर्स कभी अटैक करती है हमारे ऊपर, तो हमारे पास ये अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज जो आज के हैं, वो अफगानिस्तान वाला एरिया, अफगान वाले लोग हमारा बफर स्टेट रहे। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तिब्बत हो गया, अब तिब्बत एक बफर स्टेट की तरह है चाइना से। तो ये कॉन्सेप्ट था यहां पर, क्यों इन्होंने इस यहां रिलेशंस को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी इन नेबरिंग कंट्री के साथ, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम यहां पर एक मैप बना लें, अगर हम यहां एक छोटा सा मैप ऐसे एक रफ आइडिया में यहां पर आपको देना चाहूं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से चीजें जो है वो चल रही थी, इस प्रकार से चीजें जो है वो चल रही थी, ठीक है। थोड़ा सा एक रफ मैप होगा, थोड़ा सा एक रफ मैप होगा, आई होप
समझ लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। चलिए, तो कुल मिला के अभी हम ये देख रहे हैं कि यहां पर आप देखोगे दिस इज पंजाब, है ना, यहां पर आप देखोगे दिस इज योर एरिया ऑफ सिंध वाला एरिया हो गया, ठीक है। यहां कहीं था पेशावर, आप देखोगे बहुत आगे बना दिया गया, ठीक है, थोड़ा आप यहां कर सकते हो, आपको पेशावर वाला एरिया मिलेगा, ऑल दिस। और इधर बैठे थे अफगान। तो हमने एंग्लो अफगान, सॉरी, जब हमने एंग्लो सिख पढ़ा था तो हमने देखा था कि महाराजा रणजीत सिंह ने एक शर्त रखी थी कि भाई जब भी सिख अफगानों के साथ हमारी लड़ाई होगी तो ब्रिटिश आप कुछ नहीं बोलोगे। याद आ रहा है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि भाई वो बोला गया था, महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था जब ये बात तय हुई थी अंग्रेजों से कि भाई देखिए जब भी कभी अफगान से अगर अटैक हुआ पंजाब के ऊपर, सिखों के ऊपर, तो आप न्यूट्रल रहोगे, ये नहीं कि आप जाके अफगानों के साथ मिल जाओ। तो इससे समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पर जो महाराजा रणजीत सिंह बैठे थे वो कंटिन्यूसली इस अफगान के ऊपर क्या करते थे, रेड यहाँ पर कर रहे होते थे, इनसे लड़ाई जो है वो उनकी होती रहती थी, एक कॉन्फ्लिक्ट जो है चलता रहता था, ठीक है। अब ये एट द सेम टाइम ये वही पीरियड है, आप समझो कि ऊपर यहाँ पर आप देखोगे कि यू विल फाइंड दैट यूएसएसआर इज देयर, और यूएसएसआर अब वो कोशिश कर रहा है अफगान के अंदर घुसने की, ठीक है, अफगान के अंदर वो घुसने चाहता है और वो एंटर करना चाहता है। अब यहीं पर जब ब्रिटिश में या इंडिया में ये जो ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं, ये जो ब्रिटिश यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको दिख रहा है कि भाई ये तो यूएसएसआर है, ये एंटर करने वाला है, और इसने अपना जो होल्ड है यूएसएसआर में, वो इसके बगल में एक और कंट्री है, अफगान से लगा हुआ कंट्री आपको मिलेगा, एंड हियर यू विल फाइंड ईरान, या मैं इसको बोल सकता हूं पर्शिया, तो बोल सकता हूं मैं पर्शिया। तो बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो अभी यहाँ यूएसएसआर वाले कंट्रीज हैं वो उसने अपना इन्फ्लुएंस पर्शिया के बहुत सारे एरिया पे यहाँ पर कब्जा लिया है, बना लिया है, ठीक है। और अब डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो है दीज पीपल यूएसएसआर वाले ये अफगानिस्तान में भी यहाँ पर घुस जाएं, और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि भाई ये वाला टेरिटरी तो वैसे भी हमारे कंट्रोल में अभी नहीं है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह वाज देयर, वो अपना सिख एम्पायर एस्टैब्लिश किए हुए थे। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि भाई किसी तरह से अफगानिस्तान को यहाँ पर एक बफर स्टेट क्रिएट किया जाए, अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट क्रिएट किया जाए। तो ये पूरी कहानी हम पढ़ेंगे कि कैसे अफगान को यहाँ पर बफर स्टेट क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही थी और कैसे यहाँ पर अफगान वाले लोग जो है इसको रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार शुरू करते हैं, मैं यहीं से डिस्कशन को स्टार्ट करता हूं और कहानी जो है थोड़ा हम लोग यहाँ शुरू करते हैं समझना। देखिए, सबसे पहले मैं एंग्लो अफगान रिलेशंस के ऊपर बात करूंगा, तो एक बार पूरी कहानी को सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, पहला मैंने आपको बताया इस डायग्राम के इस आपको चार्ट के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि भाई समझिएगा, ये मान लीजिए आपका इंडिया हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है, और ये आप जो देख रहे हो दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो दिस वन, इधर आप जो देख रहे हो फॉर एग्जांपल दिस, ये आपका हो गया पर्शिया, ठीक है, क्लियर, ठीक है, समझते रहिएगा जरा। और ये जो आप इधर देख रहे हो, इधर दिस इज योर यूएसएसआर, दिस इज योर यूएसएसआर, और समझिएगा इस चीज। अब हुआ क्या, हुआ ये, इसको ऐसे आप कर लीजिए, हुआ ये कि यूएसएसआर ने अपना कुछ इंफ्लुएंस जो है वो इनके ऊपर बना लिया, पर्शिया के ऊपर बना लिया, यानी कि अब ये कुछ बाउंड्री ऐसे होने लगी और पर्शिया के ऊपर कुछ एरिया ऐसा था जिसपे जो है वो यूएसएसआर ने अपना जो कंट्रोल है वो स्थापित कर लिया। तो अंग्रेजों को ये लगा, जो अंग्रेज भारत यहां बैठे हुए थे, ब्रिटिशर्स को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में जैसे ब्रिटिश ने अपना यहां पर कंट्रोल स्थापित कर लिया, वो अफगानिस्तान में भी कंट्रोल स्थापित कर लेंगे, तो इनकी बाउंड्री हमारे से टच होने लग जाएगी। एंड दिस वाज समथिंग जो बहुत दिक्कत दे रहा था अंग्रेजों को। इसलिए व्हाट इंग्लिश वांटेड इज कि अफगानिस्तान को यहां पर एक बफर स्टेट क्रिएट करके चला जाए, ठीक है। और इसके लिए अगर अफगानिस्तान को बफर स्टेट क्रिएट करना है तो इट वाज इंपॉर्टेंट कि यहाँ का जो अफगानिस्तान का आमिर है, यहाँ पर राजा है, जो आमिर है यहाँ का, जिसका नाम उस वक्त था दोस्त मोहम्मद। याद करिए, ये हमने नाम पढ़ा था जब हम लोग एंग्लो सिख को पढ़ रहे थे। तो जो यहाँ पर दोस्त मोहम्मद था, तो यहाँ का आमिर था, उसको अपने साथ मिला के रखा जाए। तो उस वक्त ब्रिटिश में यहाँ पर गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। He was here in 1836, somewhere he came to India and he was here, and what he does is कि वो सीधे सोचता है कि भाई ऑकलैंड यहाँ पर दोस्त मोहम्मद से बात करी जाए
और दोस्त मोहम्मद को अपने साथ मिला लिया जाए, ठीक है। लेकिन जब ये दोस्त मोहम्मद भी इसमें एग्री था, वो भी कहता था ठीक है हम लोग फ्रेंडली रिलेशंस रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है सच नहीं है। बट हुआ क्या कि जब यहाँ पर ऑकलैंड ने देखा कि यूएसएसआर यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और वो पर्शिया के कुछ एरिया को कैप्चर कर चुका है, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया, ही स्टार्टेड हिज फॉरवर्ड पॉलिसी, ही इंप्लीमेंटेड हिज फॉरवर्ड पॉलिसी। अब फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब यहाँ क्या था कि हम पहले ही अटैक कर दें इससे पहले कि वो दूसरा आदमी अटैक करे। तो यहाँ पर डर ये था ब्रिटिश को कि ऐसा ना हो धीरे धीरे अफगानिस्तान भी जो है वो यूएसएसआर के साथ यहाँ पर मिल जाए और फिर हमारा डायरेक्ट क्लैश जो है वो यूएसएसआर और यूके के बीच में चलता रहे ना। ऑलरेडी आपको पता है कि ये दोनों ही बड़ी पावर्स यूएसएसआर और यूके, ये दोनों ही आप देखोगे सो दे वर ऑलरेडी इन कॉन्फ्लिक्ट। और यहां पर अगेन एक ये चीज हो सकती थी, इसीलिए लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया कि दोस्त मोहम्मद को एक फ्रेंडली रिलेशन के लिए बोला कि चलो एक फ्रेंडली ट्रीटी कर लेते हैं। दोस्त मोहम्मद ने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यूएसएसआर ने इस तरह की एक्टिविटी करी और पर्शिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा कि नहीं अब दोस्ती से काम नहीं चलेगा, अब हमको फॉरवर्ड पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। और यहां पर ऑकलैंड ने अटैक कर दिया। ऑकलैंड बेसिकली क्या कर देता है, अटैक कर देता है किसके ऊपर, अटैक कर देता है दोस्त मोहम्मद के ऊपर। आई होप द पॉइंट इज गेटिंग क्लियर कि यहां पर किस तरह से सिचुएशन जो है वो चल रही है। जरा इतनी सिचुएशन को एक बार पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या चल रहा था। जरा प्लीज सी एक बार देखिएगा। देखिए पर्शिया और रशिया क्या सिनारियो, पर्शिया मतलब भाई ईरान वाला एरिया। तो रशिया जो है वो अपने आप को अपना जो एक्सपेंशन कर रहा था है ना, वो अपने इन्फ्लुएंस को यहाँ पर इंक्रीज कर रहा था इन पर्शिया, यानी कि ईरान जो आज का है, विच इज सीन एज अ थ्रेट टू द ब्रिटिश। और ब्रिटिश इस चीज को अपना थ्रेट समझते हैं कि भाई ये लोग हमारे बॉर्डर तक आ जाएंगे, राइट। और इसीलिए अब क्यों थ्रेट समझ रहे हैं, बिकॉज ब्रिटिश क्या कर रहा था, ब्रिटिश के यहाँ पर प्लान्स थे कि वो एक नया रूट ढूंढना चाहता था वाया रिवर यूफ्रेट्स टू इंडिया। भाई अंग्रेजों का ये ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम क्या करेंगे, हम यूफ्रेट्स नदी के थ्रू क्या करेंगे कि हम ये ईरान और सब होते हुए हम इंडिया पहुंच जाएंगे। बट हुआ क्या कि यहाँ पर रशिया ने पर्शिया के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो स्थापित किया कुछ एरियाज पे। तो बेसिकली जो अंग्रेज करना चाह रहे थे कि वो एक रास्ता निकालना चाहते थे इंडिया तक का, वो यहाँ पर उनका सपना खत्म हो गया। भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि वाया केप ऑफ गुड होप तो यूरोपियंस पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद भी और कौन कौन से रास्ते हो सकते थे जहां से यूरोपियंस हम या अंग्रेज भारत आ सकते थे। तो इस नए रास्ते की खोज जो है वो जारी थी, चल रही थी। और ऐसे में यहाँ पर इंग्लिश का यह ऑब्जेक्टिव था कि रिवर यूफ्रेट्स के थ्रू यहाँ पर अब एक नया रूट जो है भारत तक पहुंचा दे। लेकिन जब पर्शिया के ऊपर यहाँ पर कैप्चरिंग हो गई कुछ एरियाज के ऊपर, तो अंग्रेजों का सपना जो है वो यहाँ पर रुकता हुआ दिख रहा था। इसकी वजह से ब्रिटेन काफी अलार्म हो गया। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर हुआ क्या कि ट्रीटी ऑफ तुर्को-मांचाई साइन हो गई थी। The British were worried about the possible Russian expansion into the regions that could affect India's security. तो ये जो तुर्को-मांचाई की ट्रीटी साइन हुई, उस ट्रीटी के तहत ही यहाँ पर यही डिसाइड हुआ कि भाई ये जो पर्शिया है और जो रशिया है, इन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई तुर्को-मांचाई की। और इस ट्रीटी में यही डिसाइड किया गया कि हम दोनों मिलकर इंडिया के ऊपर अटैक कर देंगे। सो ये ट्रीटी जो इन दोनों के बीच में हुई तुर्को-मांचाई ट्रीटी बड़ा ही यहाँ पर डिस्टर्बिंग था फॉर द ब्रिटिशर्स। अफगानिस्तान इंपॉर्टेंस, इस सेंस में ब्रिटिश को लगा कि भाई हम क्यों ना अफगानिस्तान को एक यहाँ पर गेटवे बनाएं, एक यहाँ बफर स्टेट बना लें फॉर रशियन अटैक्स, है ना। रशिया का अटैक कभी होगा तो पहले अफगानिस्तान सामने रहेगा और अफगानिस्तान क्या करेगा, हमारे लिए एक तरह का गेटवे साबित हो जाएगा। देयरफॉर दे वर वांटेड अफगानिस्तान टू बी रूल्ड बाय अ लीडर फ्रेंडली टू ब्रिटेन। तो बट ऑब्वियस सी बात है, वो चाहते थे कि अफगानिस्तान में वो रूलर हो जो ब्रिटेन की सुने। बट ऑब्वियसली बात है, अगर उसको उसको बफर स्टेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ऑकलैंड ने क्या किया, ऑकलैंड ने देखा कि भाई ये जो रशिया तो अगर अलग तरीके से एक्सपैंड कर रहा है, इसलिए ऑकलैंड ने अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया ना। ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी की अप्रोच क्या थी, ऑकलैंड ने अटैक कर दिया। इसका मतलब क्या था फॉरवर्ड पॉलिसी का, इसका मतलब था मीनिंग दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट नीडेड टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम रशियन इन्फ्लुएंस, ईदर बाय फॉर्मिंग ट्रीटीज और डायरेक्टली कंट्रोलिंग द नेबर टेरिटरीज। तो कुल मिलाकर कहानी यही थी कि नेबर टेरिटरीज को डायरेक्टली यहाँ कंट्रोल करना है। उस वक्त मैंने आपको बताया कि जो अफगानिस्तान का आमिर था उसका नाम था दोस्त मोहम्मद, राइट। अब दोस्त मोहम्मद से उसने कहा कि ठीक है, ऑकलैंड ने कहा कि देखिए ऐसा है, आइए हम और आप यहाँ पर दोस्ती कर लेते हैं। तो दोस्त मोहम्मद ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? देखो यहाँ पर क्या बोला गया, दोस्त मोहम्मद वांटेड ब्रिटिश हेल्प टू रिक्लेम पेशावर। अब दोस्त मोहम्मद ने कहा ठीक है हम आपके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
हमारा जो पेशावर था, पेशावर जिसको रंजीत सिंह ने ले रखा है, याद करिए रंजीत सिंह ने यही किया था ना। महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया था भाई, जब महाराजा रंजीत सिंह का जब ट्रीटी हुआ था किसके साथ, इंग्लिश के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो इस ट्रीटी में क्या, कौन सी ट्रीटी थी ये, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इस ट्रीटी में क्या डिसाइड हुआ था कि भाई दोनों की बीच की बाउंड्री विल बी सतलज नदी। और इस ट्रीटी में ये लिखा गया था कि रंजीत सिंह जो है, महाराजा रंजीत सिंह जितना चाहे उतना नॉर्थ में एक्सपेंशन कर ले, इधर एक्सपेंशन कर ले, इधर एक्सपेंशन कर ले, लेकिन वो साउथ में कभी नहीं आएंगे, इस नदी को क्रॉस कभी नहीं करेंगे। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो प्लीज एक बार देखिएगा, आप पार्ट 3 देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो पंजाब में ये एरिया जो है सतलज का, एक डिवाइडिंग लाइन जो है वो बाउंड्री मान ली गई। और ये कहा गया था उस ट्रीटी में, अंग्रेजों ने ही लिखा था कि सतलज के नॉर्थ में आपको जो करना वो करिए, हमें मतलब नहीं है, साउथ में आप नहीं आओगे। अब अंग्रेजों ने तो ऑलरेडी यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह को अलाउ कर रखा था, जो करना वो करो। महाराजा रंजीत सिंह ने पेशावर जीत लिया था। तो यहाँ पर दोस्त मोहम्मद ने कहा कि हमको पेशावर चाहिए वापस, जो कि सिखों के पास है। लेकिन अंग्रेज कैसे ही उसको हेल्प कर सकते थे, क्योंकि ये जो ट्रीटी अंग्रेजों के बीच में थी। तो ब्रिटिश ने मना कर दिया कि हम ये रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल नहीं कर सकते, और दोस्त मोहम्मद का और जो यहाँ पर ब्रिटिश का नेगोशिएशंस थे वो फेल हो जाते हैं, राइट। और जो अभी रशिया और पर्शिया का जो अभी थ्रेट था वो अभी भी यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है। और ऐसे में ये दोस्त मोहम्मद क्या करता है, वो रशिया की तरफ चला जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो दिस लेट द ब्रिटिश टू टेक एक्शन एंड साइन अ ट्रिपार्टाइट ट्रीटी इन 1838। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। क्या हुआ, दोस्त मोहम्मद के नेगोशिएशंस अंग्रेजों के साथ फेल हो गए। भाई अंग्रेजों ने कहा, ऑकलैंड ने कहा कि भाई ऐसा है, फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, दोस्त मोहम्मद ने कहा फाइन, आई एम ओके ब्रो, इट्स ओके फाइन। लेकिन दोस्त मोहम्मद ने कंडीशन रखी कि मुझे पेशावर चाहिए वापस, वो सिखों के पास है। अंग्रेजों ने कहा साहब ये तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारी ट्रीटी भी सिखों के साथ है, और महाराजा रंजीत सिंह को एकदम फ्री हैंड है कि तुम नॉर्थ ऑफ सतलज कुछ भी करो, हमें मतलब नहीं है। अब अगर अंग्रेज महाराजा रंजीत सिंह को बोलते तो इसका मतलब वो ट्रीटी का उल्लंघन होता, इसलिए अंग्रेजों ने उसको मना करना, उसको दोस्त मोहम्मद को बात हेल्प करने से मना कर दिया। दोस्त मोहम्मद ने अपनी नजरें घुमाई, अच्छा चलो तुम तो नहीं कर रहे हो, हम रशिया से हेल्प ले लेते हैं। जब रशिया से हेल्प लेने की बात करी दोस्त मोहम्मद ने, तो अंग्रेजों को साफ लगा कि भाई ये तो एक सीधी सीधी बात है कि नाउ दिस विल बी अ प्रॉब्लम। तो अंग्रेजों ने क्या किया मैं आपको बताता हूं, प्लीज सी। यहां हुआ क्या, तो जब दोस्त मोहम्मद जो है वो यूएसएसआर और पर्शिया की तरफ चला गया, तो ऐसे में अब ब्रिटिश चाहता था इसको कैसे रोका जाए, ब्रिटिश वांटेड टू स्टॉप। तो ब्रिटिश ने उस पर अटैक किया, लेकिन अटैक कब किया, अटैक करने से पहले ब्रिटिश ने एक ट्रीटी साइन करी, और ये ट्रीटी ट्रिपार्टाइट ट्रीटी थी। याद करिए, इसके बारे में भी हमने जिक्र लास्ट वाले लेक्चर में किया। ट्रिपार्टाइट ट्रीटी के बारे में जिक्र भी हमने किया था। इसमें कौन कौन था, इसमें एक तो ब्रिटिश था, दूसरा महाराजा रंजीत सिंह वाज इन दिस, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह, और तीसरा थर्ड शाह शुजा। अब जरा सुनिएगा कि ये तीसरा आदमी कौन है। एक्चुअली शाह शुजा वो आदमी है जो अफगानिस्तान में था, अफगानिस्तान का वो रूलर था। शाह शुजा वॉज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान। शाह शुजा रूलर था अफगानिस्तान का, कब से कब तक, ये रूलर था फ्रॉम 1803 टू 1809। और 1809 में क्या हुआ, तख्ता पलट कर दिया गया, तख्ता पलट जो है यहां पर कर दिया गया, ठीक है। यानी कि उससे गद्दी जो है शाह शुजा से खींच ली, मतलब ले ली। शाह शुजा जो है वहां से एस्केप किया, किसी एनी हाउ वो पंजाब पहुंचा, सिख के किंगडम पहुंचा, वहां से भागता हुआ फिर वो ब्रिटिशर्स के पास पहुंचता है इंडिया में, और उनके पास शरण लेता है। ब्रिटिशर्स जो है उसको उस वक्त शरण देते हैं और उसको पेंशन देते हैं, और उसको मारते नहीं है, उसको साथी में रखते हैं। उनको लगता है कि कभी तो ये शाह शुजा जो है एक जो है इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करेगा। और अब वो बात आ गई, क्योंकि अब ब्रिटिश को अगर यहां पर अटैक करना है इनके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, सो दे नीड अ रीजन फॉर दैट। अटैक कैसे करेंगे, रीजन चाहिए। तो यहां पर ब्रिटिश ने रीजन बनाया शाह शुजा को, कि भाई शाह शुजा असली हकदार है अफगानिस्तान के आमिर बनने का, है ना। ये गद्दी पहले इसी के पास थी 1803 से 1809, और अभी दोस्त मोहम्मद यहां पर गलत बैठा हुआ है, इसको हटाना है।
तो फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ शाह शुजा, हम शाह शुजा के लिए लड़ रहे हैं, यहां पर ब्रिटिश ने अटैक लॉन्च किया एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। यहां से फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की शुरुआत यहां से हो जाती है। पॉइंट यहां समझ में आ गया। नाउ अब जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर शुरू होती है तो बट ऑब्वियसली बात है कि अंग्रेज जब अटैक कर रहे हैं तो अंग्रेजों ने जो रास्ता चूज किया, जरा उसको देखिएगा एक बार आप प्लीज सी। ये आपका एरिया है, यहां पर ये आपका एरिया है पंजाब वाला, ठीक है। अब क्या हुआ, जो अंग्रेजों ने रास्ता शुरू किया, ये आपका क्या है, दिस इज योर अफगानिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान है, यहां आपका पंजाब है, दिस इज योर पंजाब, ठीक है। तो अंग्रेजों का जो रास्ता है वो उन्होंने ऐसे चूज किया, वो ऐसे गए और साउथ से एंटर करते हैं वो अफगानिस्तान के अंदर। रीजन साउथ से एंटर क्यों किया, क्योंकि याद करिए एंग्लो सिख वॉर जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को पंजाब से निकलने के लिए मना कर दिया था। ये रास्ता पंजाब को नहीं, ये रास्ता जो है महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों को नहीं दिया एंड दैट इज वाई अब यहां पर क्या ये रास्ता चूज किया गया। उसने ये कहा कि महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि हम आपको अपने टेरिटरी से निकलने नहीं देंगे। तो यहां पर ये त्रिपाटाइट जब ट्रीटी साइन हुई तो त्रिपाटाइट ट्रीटी तीनों के लिए साइन हुई, उसमें अंग्रेज भी थे, महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी भी होगी और शाह शुजा, और ये कहा गया कि तीनों मिलकर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और इस ट्रीटी के तहत ये डिसाइड किया गया कि आफ्टर द वॉर शाह शुजा जो है वो अमीर बन जाएगा, ही विल बी द आमिर ऑफ अफगानिस्तान, पहली बात। लेकिन शाह शुजा को जो क्लेम है, जो महाराजा रणजीत सिंह करते हैं, उस क्लेम को छोड़ना पड़ेगा सिंध वगैरह का, ठीक है। और उसके अलावा शाह शुजा को वही काम करना होगा जो ब्रिटिश उससे बोलेगा, यानी कि शाह शुजा की फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिशर्स के हिसाब से यहां पर होगी। शाह शुजा इस बात पे एग्री कर गया क्योंकि उसको आमिर बनने को मिल रहा था और यहां पर यह अटैक जो है होता है। लेकिन जब ये अटैक होता है तो जो फोर्सेस होती है ब्रिटिश की वो साउथ से यहां पर मूव करती है, और जब साउथ से मूव करती है तो जितने भी यहां पर एरियाज पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेटा मिलेगा, देन आप ऊपर जाओगे तो यू विल फाइंड क्वेटा के ऊपर जाओगे कांधार मिलेगा, देन आप देखोगे गजनी मिलेगा, देन काबुल मिलेगा। तो जितने भी एरियाज पड़े इन सब एरियाज में यू विल फाइंड व्हाट, यू विल फाइंड कि इन एरियाज को जो फोर्सेज है ब्रिटिश की वो से कब्जा करती चली गई। नाउ है क्या कि जो आमिर होता है ना अफगानिस्तान का, आमिर के पास अगर हम इनकी फोर्सेस की बात करें, फोर्सेस की, तो एक्चुअली आप देखोगे तो ही इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन द ट्राइबल चीफ्स। ये ट्राइबल चीफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और ट्राइबल चीफ्स की आर्मी होती है। तो जब भी ऐसा कोई युद्ध होता है तो आमिर जो है सारे ट्राइबल चीफ्स को जुटाते हैं और जुटा के फिर ये लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अभी जब यहाँ ये अंग्रेजों की फोर्सेस यहाँ से मूव करती है तो रास्ते में जितने भी एरिया मिले, क्वेटा मिला, मैंने आपको बताया क्वेटा हो गया, गजनी हो गया, आपका ऑल दीज एरिया जो भी है, कांधार हो गया, यहाँ पर जो भी ट्राइबल फोर्सेस मिली उन ट्राइबल फोर्सेस को अंग्रेजों ने ब्राइव कर लिया। और अंग्रेजों ने उनको ब्राइव कर लिया तो ट्राइबल फोर्सेस आमिर के साथ जो है वो लड़ाई लड़ी नहीं, और अल्टीमेटली जब अटैक होता है काबुल जो है वो फाइनली कैप्चर कर लिया जाता है। जब काबुल फाइनली कैप्चर हो गया तो आमिर जो अभी यहाँ पर दोस्त मोहम्मद था उसको यहाँ पर गद्दी छोड़नी पड़ती है। दोस्त मोहम्मद गद्दी से हटा दिया गया और उसकी जगह अफगानिस्तान का आमिर अब कौन बन गया, शाह शुजा इसका आमिर बन गया। यहां तक कहानी क्लियर हो गई, ठीक है ना। शाह शुजा जो है वो इसका आमिर जो है बन गया। अब यहां से कहानी क्या चलती है कि शाह शुजा गद्दी पे बैठा हुआ है, बट शाह शुजा इज अ वेरी क्रूअल राजा, बहुत ही ज्यादा क्रूअल राजा है, बहुत ही ज्यादा एक ऐसा राजा है जो लोगों की बातों को नहीं सुनता है। ऐसे में जो ट्राइबल चीफ्स थे वही बगावत कर देते हैं। जब ये शाह शुजा को बनाया गया था राजा तो उस वक्त तो कुछ ब्रिटिश आर्मी अफगानिस्तान में थी, ये हमेशा से होता आया है, अभी भी यही हुआ। जब अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया उसके बाद फिर से तालिबान वालों ने वहां पर अपने आप फिर ले आए अपने आप को वो लोग, है ना। तो ये हमेशा से होता रहा है। तो जब अंग्रेजों ने शाह शुजा को वहां पर बिठाया, कुछ आर्मी वहां रखी अपनी, ब्रिटिश रेसिडेंट वहां रख दिया, तब तक तो कुछ नहीं हुआ। द मोमेंट वहां से जो ब्रिटिश है वो विड्रॉ करता है, फोर्सेस विड्रॉ करती हैं, तो उस वक्त ट्राइबल चीफ जो होते हैं विड्रॉ कर देते हैं। क्यों? बिकॉज वो शाह शुजा के क्रूअल बिहेवियर से और क्रूअल गवर्नेंस से बड़ा परेशान थे और वो यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं। मतलब वही लोग जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया था स्टार्टिंग में, अब वही लोग विद्रोह करते हैं और शाह शुजा जो है उसके ऊपर अटैक करते हैं। शाह शुजा भाग के तो चला आता है अंग्रेजों के पास, ठीक है। और यहां पर जो भी मतलब फिर क्या होता है कि शाह शुजा को छोड़ दिया तो अफगानिस्तान में फिर एक तरह से कोई लीडर नहीं है राइट नाउ। बट कहते यही है कि अगले 2-3 दिन के अंदर ही फिर से अंग्रेजों ने जो है काबुल को अपने कब्जे में कर लिया था। और इस बार काबुल को अपने कब्जे में करने के बाद किसी और को राजा ना बनाकर दोस्त मोहम्मद को फिर से रिप्लेस करके रख दिया।
क्यों? क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि शाह शुजा या किसी और रूलर्स को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, एंड दोस्त मोहम्मद इज अ पर्सन जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है अफगानिस्तान के अंदर, तो उसी को यहां पर क्या बनाते हैं, हम लोग राजा बनाते हैं। और उसको राजा बनाने के बाद अब उससे ये ट्रीटी साइन कर ली कि भाई आप जो है कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो अंग्रेजों के खिलाफ जाता हो। दोस्त मोहम्मद वाज आल्सो फाइन विद दिस, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं करेंगे, वैसे भी क्या जाता, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ द फर्स्ट एंग्लो आपका अफगान वॉर। ठीक है, अब एंग्लो जो सेकेंड अफगान वॉर थी वो क्यों होती है? देखो हुआ क्या कि जब इसके बाद आप देखोगे कि दोस्त मोहम्मद इज स्टिल सिटिंग ऑन द थ्रोन, और दोस्त मोहम्मद है, तो अंग्रेज ने कुछ भी बोला क्यों नहीं? भाई दोस्त मोहम्मद की डेथ हुई, ठीक है, अब देखो क्या हुआ, प्लीज सी थर्ड पॉइंट। अब देखो क्या हुआ, कैसे यहां पर अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सॉरी सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर क्यों होती है? सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर क्यों होती है वो समझ में आएगा। देखिए अब हुआ क्या कि दोस्त मोहम्मद था, ठीक है, दोस्त मोहम्मद आप देखोगे तो इसके आई थिंक 27 लड़के थे, कुछ इसके 16 लड़कियां थी, रफली ऐसे आपको देखेगा 15-20 इसकी बीवियां थी, वाइफ, बहुत सारे बच्चे, तब इसकी बीवियां बहुत थी, बच्चे ही बहुत थे। तो अब जब दोस्त मोहम्मद की डेथ होती है तो इसके ये सन्स के बीच में यहां पर एक सक्सेशन की लड़ाई शुरू हो जाती है। सक्सेशन की लड़ाई जो है शुरू हो जाती है कि कौन अगला यहां पर आमिर बनेगा आफ्टर दोस्त मोहम्मद, हु विल बी द नेक्स्ट आमिर। तो ऐसे में अब अंग्रेजों ने हमेशा जो करते आते थे वो लोग कि ऐसे सिनारियों में वो लोग इंटरफेयर करते थे और एरिया को कैप्चर करते थे, बट अब ऐसा नहीं किया गया, है ना। आप देखोगे एलन बरो अब कंट्री के अंदर थे, और ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के टाइम में ही आ गए थे, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के टाइम पे जब ये काबुल को वापस ट्राइबल चीफ्स ने ले लिया था या फिर रिवोल्ट कर दिया था, तो फिर ऑकलैंड को वापस बुला लिया गया था कि तुम भैया वापस आ जाओ। एलन बरो इज नाउ इन द कंट्री, एलन बरो यहाँ पर कंट्री में थे, ठीक है, और ये उस वक्त वहां पर चल रहे थे। बट जिस हिसाब से सिचुएशन को हैंडल किया गया अंग्रेजों के द्वारा, वो ब्रिटिश यहाँ जो ब्रिटिश के जो यहाँ पर ऑफिसर्स थे उनके द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल के द्वारा, बहुत अच्छा नहीं था। तो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर का रीजन क्या बना कि भाई ये सक्सेशन की लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो समझिएगा क्या हुआ इस वक्त यहाँ पर, ये जो है ना ये जॉन लॉरेंस अपनी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी यहां पर लागू कर देते हैं। अब होता क्या है, ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ये जो पॉलिसी थी, इसके तहत क्या बोला गया, क्या डिसाइड किया गया कि भाई हम कहीं भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, नो इंटरफेरेंस इन इनके इंटरनल मैटर। भाई कौन अगला आमिर बनेगा, जॉन लॉरेंस ने कहा हमको इससे मतलब नहीं है। जॉन लॉरेंस सेड हमें इससे मतलब नहीं है, कौन आमिर बनेगा, बनने तो जो बनना है, हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और यहां पर इंटरफेरेंस ना करने के दो बड़े रीजंस थे। एक तो पहला रीजन ये था कि जो अभी तक रशिया का खतरा मंडरा रहा था कि रशिया जो है वो अटैक कर सकता है, वो खतरा खत्म हो चुका था, नंबर 1। और नंबर 2, दो रीजंस थे। पहला रीजन, रशिया जो है उनका खतरा खत्म हो गया, और दूसरी बात कि सेकेंड रीजन इज बेसिकली महाराजा रंजीत सिंह के साथ भी जो उनकी लड़ाई होती रहती थी, वो भी जो है कहीं ना कहीं हॉल्ट हो गई थी। बिकॉज अभी तक आप देखोगे इस पीरियड आते आते महाराजा रंजीत सिंह ऑल्सो मतलब कहीं ना कहीं वो भी जो है कमजोर यहाँ पड़ने लग गए थे, है ना। तो वैसे तो 1839 में उनकी डेथ होती है, ठीक है, 1839 में डेथ होती है। तो 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई। उसके बाद जो रूलर्स बने सिखों के, वो क्या थे, बड़े वीक थे। और जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होती है, वो मैंने आपको बताया, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का क्या टाइम पीरियड है, 1839 टू 1842। तो पहली अफगान वॉर जब हुई तो तब तक, और महाराजा रंजीत सिंह इज ऑलरेडी नो मोर, तो अभी जो उनको खतरा था सिखों से, मतलब सिखों का जो यहाँ पर अटैक होता था, तो वो भी नहीं होना था। तो भाई इनको पता था कि भाई कोई भी इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। क्यों? क्योंकि अगर हम इंटरफेयर करेंगे, ठीक है, अगर हम इंटरफेयर करेंगे, सेकंड रीजन क्या था सेकंड एंग्लो अफगान वॉर का, कि अगर हम इंटरफेयर करें, सॉरी सेकंड रीजन क्या था, ये मास्टरली इनएक्टिविटी का। पहला रीजन बता दिया, रशिया का खतरा खत्म हो गया। दूसरा रीजन, जॉन लॉरेंस ने कहा कि भाई इतने बच्चे हैं, हम किसी एक को भी अगर अपना सपोर्ट दे देंगे, मान लो ये इतने बच्चे हैं, हम किसी एक को भी अपना सपोर्ट कर देंगे,
तो बाकी बच्चे जो है कभी ना कभी रिवोल्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस गलती से सीखा कि दोस्त मोहम्मद को हटा के हमने शाह शुजा को गद्दी बैठाया था, लेकिन वो तख्ता पलट हो गया क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। वैसे ही अभी दोस्त मोहम्मद की डेथ के बाद अगर हम उसके किसी भी लड़के को सपोर्ट कर देंगे टू द थ्रोन, अगर हम इंटरफियर कर देंगे तो अल्टीमेटली कभी ना कभी कोई ना कोई तख्ता पलट फिर से कर देगा। इसलिए यहां पर जॉन लॉरेंस ने डिसाइड किया पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। पहली बात, क्या क्यों किया पॉलिसी ऑफ मास्टरली? इनएक्टिव क्यों रहे? नहीं दिखाया हमने कोई इंटरफेरेंस। एक तो रशिया खतरा खत्म हो गया था, तो हमें अफगानिस्तान को इतना टाइटली कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी भी यहां पर लड़के को सपोर्ट कर देंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? बगावत कर देंगे। तो पुरानी गलतियों से सीखा गया और अंग्रेजों ने अब यहां पर पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी को अप्लाई किया। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी बहुत लंबे समय तक चलती रही, है ना, इवन टू द पॉइंट कि भाई आप देखोगे कि इसके बाद करजन भी आए, ऑल दिस टाइम तक यू विल फाइंड कि मास्टरली पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी यानी अंग्रेज यानी कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में कोई भी यहां पर कंट्रोलिंग नहीं करी गई, ठीक है, वो ऐसी रहा। बट यू विल फाइंड समवेयर अराउंड 1878 में, यू विल फाइंड समवेयर अराउंड 1878 में फिर से अब रशिया ऐसा लग रहा था कि कुछ टर्म्स बनाने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। फिर से ये चीज देखने को मिली अराउंड 1878। कैसा शुरू होता है कि अब रशिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ कुछ ना कुछ यहां पर क्या कर रहा है? टर्म्स बनाने की कोशिश कर रहा है। नाउ ऐसे में अंग्रेजों को फिर लगा, इंग्लिश को फिर लगा कि भाई ये तो कुछ यहां हो सकता है। फिर से इंग्लिश को लगा कि भाई कुछ यहां पर ऐसा ना हो जाए कि रशिया के साथ कॉन्टैक्ट बन जाए। और हुआ यही कि अफगानिस्तान जो बीच में बैठा हुआ था, अफगानिस्तान का जो राजा था, जो आमिर था इस वक्त, ठीक है, अब अफगानिस्तान का आमिर कौन है? याकूब। ही इज द सन ऑफ दोस्त मोहम्मद। तो दोस्त मोहम्मद की जगह अब याकूब इज नाउ ऑन द थ्रोन। और ब्रिटिशर्स अंग्रेज जो है इसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि ठीक है भैया तुम हो। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, तुम जो राजा बनवाओगे हम उसको मानेंगे। तो ऐसे में कई सारे राजा बने, जो राजा बनता था अंग्रेज उसको मान लेते। तो याकूब इज हियर द आमिर राइट नाउ। तो रशिया ने एक यहां पर क्या भेजा? रशिया ने एक यहां पर डिप्लोमेटिक मिशन भेजा अफगानिस्तानी कोर्ट में। लेकिन याकूब, या फिर मैं कहूं जो आमिर था अफगानिस्तान का, वो ये चाहता था कि हम दोनों से ही हम डिस्टेंस बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं नो इंटरफेरेंस हो, कोई भी हमारे कंट्री में कोई भी इंटरफेरेंस ना करे। इंटरफेरेंस तो बेसिकली अफगानिस्तान ये चाहता था कि हम रशिया से भी दूर रहें और हम इंग्लिश से भी दूर रहें। लेकिन इस तरह की पॉलिसी अपनाने के बाद भी रशिया ने फिर भी अपना एक डिप्लोमेटिक मिशन जो है अफगानिस्तान भेज दिया। जब एक डिप्लोमेटिक मिशन अफगानिस्तान पहुंचा, यानी कि अफगानिस्तान के कोर्ट में रशियंस यहां पर हैं इस वक्त, तो अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो कुछ मिली भगत चल रही है, हम भी अपना मिशन भेजेंगे। और इंग्लिश ने कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? याकूब ने कहा भैया बहुत मना किया, उसके बाद भी चले आए ये लोग, क्या करें? इंग्लिश ने कहा हमें मत सिखाओ। और इंग्लिश ने भी क्या किया? अपना एक डिप्लोमेटिक मिशन यहां पर भेजा। बट इससे पहले ये मिशन अफगानिस्तान पहुंच जाता, उसको कहीं खैबर पास के आसपास हरा दिया गया और वहां पर इंग्लिश का मिशन जो है वो डिफीट हो गया। दिस वाज द इंस्टिगेटिंग पॉइंट एंड दिस लेड टू द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की शुरुआत यहां से हो जाती है, राइट। और फिर से वही रास्ता चुना जाता है, साउथ से घुसते हैं और काबुल को जाके कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरी कहानी है, होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। लेट अस गो थ्रू द स्लाइड्स, देखते हैं स्लाइड्स यहां पर क्या कह रही हैं। तो की पॉइंट्स क्या थे ट्रिपाटाइट ट्रीटी के, ये सब हमने देख लिया। ये शाह शुजा जो है, जब एक बार हम लोग जीत जाएंगे तो शाह शुजा जो है उसको प्लेस कर दिया जाएगा अफगानिस्तान की थ्रोन पे। अफगानिस्तान की थ्रोन पे शाह शुजा गद्दी बैठ जाएगा, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स जो होंगे वो शाह शुजा वैसे चलाएगा जैसा ब्रिटिश चाहेंगे। शाह शुजा की सॉवरेनिटी कुछ भी नहीं होगी। शाह शुजा गेव अप हिज क्लेम्स ओवर सिंध, है ना, जो कि आज मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। तो लार्ज सम ऑफ मनी के लिए शाह शुजा ने उस क्लेम को भी छोड़ दिया, क्योंकि वो एक तरह से सिखों का भी क्लेम था। शाह शुजा ने रिकॉग्नाइज किया सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह की क्लेम को अफगान टेरिटरीज के ऊपर जो था ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस। तो इंडस नदी के जो भी किनारे महाराजा रंजीत सिंह का क्लेम था उसको यहाँ एग्री कर लिया। तो ये थी ट्रीटी, ट्रिपाटाइट ट्रीटी जो साइन हुई थी। अब अटैक होगा, जब अटैक हुआ तो फर्स्ट एंग्लो वॉर यहाँ पर शुरुआत हो गई। फर्स्ट एंग्लो वॉर, ब्रिटिश इन्वेजन हुआ 1839 में। अब देखिए इस वक्त का टाइम है जब महाराजा रंजीत सिंह इज नाउ इन हिज लास्ट ऑफ द डेज। तो इसी एंग्लो अफगान वॉर की शुरुआत में ही जैसी शुरुआत होती है, नाउ महाराजा रंजीत सिंह अब अपनी डेथ के क्लोज आ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी जो है सक्सेसफुली एंटर्ड काबुल तक पहुंच जाती है और शाह शुजा को वहां पर राजा बना दिया जाता है। बाकी मैंने आपको पूरी कहानी बताई कैसे ट्राइबल्स वगैरह को ब्राइब कर लिया गया था।
अफगान में रेबल हो जाता है। जब शाह शुजा गद्दी बैठा तो अफगान के लोगों ने अल्टीमेटली बाद में रेबल कर दिया और शाह शुजा को वहां से भागना पड़ गया और वो भाग के पहुंचता है ब्रिटिश के पास वापस से, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रिटिश को फोर्स किया जाता है ट्रीटी ऑफ 1841 साइन करने को। ट्रीटी ऑफ 1841 के हिसाब से ब्रिटिश जो है वेर फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी विद अफगान चीफ्स टू इवैक्यूएट एंड रिस्टोर दोस्त मोहम्मद टू द थ्रोन। तो जब शाह शुजा वहां से भाग निकला तो ये अब अंग्रेजों को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी मजबूरन, और ये ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ 1841, जिसके तहत क्या डिसाइड किया गया, इसके तहत डिसाइड ये किया गया कि ब्रिटिश जो फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी, ब्रिटिश फोर्सेस को साइन करना पड़ा एक ट्रीटी जिसके तहत दोस्त मोहम्मद को रिस्टोर करना था। ब्रिटिश रीऑक्यूपेशन, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही देखिए यहाँ क्या मिलता है, ब्रिटिश री एंटर्ड काबुल इन 1842, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर 1 साल का फर्क है, मैं 2-3 दिन बोल रहा हूँ, बट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, लेकिन इस बार लड़ाई लड़ने की बजाय उन्होंने क्या किया, दे सेटल्ड विद दोस्त मोहम्मद। उन्होंने यहाँ पर नेगोशिएशंस कर लिए दोस्त मोहम्मद के साथ, काबुल को कैप्चर किया और काबुल कैप्चर करने के बाद अब दोस्त मोहम्मद को गद्दी बैठाए रखा, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज हुआ, अब अफगानिस्तान का उन्होंने इसको यहाँ पर राजा मान लिया। इस लड़ाई से क्या मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ। इस लड़ाई से आप देखोगे फर्स्ट अफगान वॉर से कॉस्ट इंडिया 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए खर्चे हुए थे। नियरली 20,000 ब्रिटिश लाइव्स जो है वो यहाँ पर गई थी, लगभग 20,000 सैनिक यहाँ मारे गए थे, 1.5 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, 3 साल का वक्त गया था एंड ऑल दीस थिंग्स। जॉन लॉरेंस आते हैं और वो अपनी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी को अप्लाई करते हैं, राइट। 1864 से लेकर 1869 तक कुछ नहीं बोला गया, जो करना हो करने दो, है ना। ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, यानी कि इंस्टेड ऑफ इंटरवीनिंग ही फोकस्ड ऑन सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड वेटिंग। हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, है ना। राइट टाइम, जब राइट टाइम होगा तब हम एक्ट करेंगे। नो इंटरवेंशन की पॉलिसी। नो, इवन आफ्टर दोस्त मोहम्मद की डेथ हो गई 1863 में, उसके बाद भी जो जॉन लॉरेंस थे उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं किया। उन्होंने कहा भैया जिसको अफगानिस्तान का सक्सेसर बनना है, सक्सेशन स्ट्रगल में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जिसको बनना हो बन जान दो। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि यहाँ पर अब जब लॉर्ड लिटन आते हैं, है ना, समवेयर नाउ अराउंड 1884 के आसपास की बात हो रही है, ठीक है। इनफैक्ट और पहले 78 समथिंग ऐसी बात हो रही है। तो लॉर्ड लिटन जो है वाइसराय बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रमोटेड अ पॉलिसी कॉल्ड प्राउड रिवर्स। अब उन्होंने रिवर्सल कर दिया। क्यों रिवर्सल करना पड़ा, क्योंकि 1878 में हमने एक डेवलपमेंट देखा था, 1878 में डेवलपमेंट देखा था कि रशिया जो है अब वो यहाँ पर एक पैचअप करना चाहता है अफगानिस्तान के साथ और डिप्लोमेटिक मिशन भेजता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, विच फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग साइंटिफिक फ्रंटियर्स एंड सेफगार्डिंग स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल रिवर्स, यहाँ प्राउड रिवर्स शुरू हुआ। शेर अली उस वक्त जो है यहाँ पर जो है आमिर था, जो कि और जो है लड़का था बेसिकली किसका, दोस्त मोहम्मद का, ठीक है। तो आमिर ऑफ अफगानिस्तान कौन है, शेर अली इज द आमिर ऑफ अफगानिस्तान। रिफ्यूज टू अलाउ ब्रिटिश एनवॉय इन काबुल। काबुल भेजने से ब्रिटिश के एनवॉय को मना कर दिया कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, मतलब मत आओ। तो ब्रिटिश ने कहा कि रशिया वाले भी तो बैठे हैं, और शेर अली ने कहा भैया बहुत मना किया उनको हमने, फिर भी नहीं मान रहा। आई थिंक आई सेड याकूब, है ना, इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसको शेर अली कर लीजिएगा। तो शेर अली नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना, ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो शेर अली ने कहा कि भैया हमने रशिया वालों को मना किया, फिर भी आगे बैठ गए। अंग्रेजों ने कहा कि हमको मत सिखाओ, ठीक है। एंड दिस लेड टू द सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, जो यहाँ पर होती है 1878 टू 1880। नाउ सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, अब यहाँ पर जब सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुई और जब इनका जो यहाँ पर शेर अली ने रिफ्यूज कर दिया, ब्रिटिश डिसाइडेड टू इन्वेड अफगानिस्तान आफ्टर शेर अली रिफ्यूजल। शेर अली ने रिफ्यूज किया कि हम आपके डिप्लोमेटिक मिशन को आने नहीं देंगे। तो अब शेर अली के ऊपर अटैक हुआ और शेर अली को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया। ही फ्लेड एंड ब्रिटिश साइंड द ट्रीटी ऑफ गंडमक, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, विद हिज सन याकूब खान। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर जब ये चीज अंग्रेजों ने कहा कि भाई तो हमको आने क्यों नहीं दे रहे हो, मना कर दिया शेर अली ने, नहीं हाँ को अलाउ नहीं करेंगे। तो जब अटैक हुआ शेर अली के ऊपर, तो शेर अली भाग के चला गया रशिया के पास कि भैया बचाओ। तो रशिया ने कहा देखिए नॉट पॉसिबल, मदद तो नहीं मिलेगी, बट यू हैव टू बी अ बिट लीनियंट, है ना। तो यहाँ पर जब शेर अली हट गया तो उसकी जगह क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ गंडमक जो है वो साइन करी गई, किसके किसके, याकूब के साथ। याकूब इज नाउ द न्यू आमिर ऑफ अफगानिस्तान, और इसके साथ ट्रीटी ऑफ गंडमक जो है वो साइन कर ली गई। इसके तहत क्या डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश का जो कंट्रोल होगा, यानी कि अफगानिस्तान का जो फॉरेन अफेयर्स है वो ब्रिटिश कंट्रोल करेगा, एक ब्रिटिश रेसिडेंट काबुल के अंदर रहेगा, और तीसरा सपोर्ट अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन, कभी भी कोई फॉरेन एग्रेशन अगर काबुल के ऊपर होता है तो ब्रिटिश जो है वो आपको हेल्प करेगा। ये चीज ट्रीटी ऑफ गंडमक में यहाँ पर डिसाइड करी गई। ये ट्रीटी साइन करी गई थी याकूब खान के साथ, ठीक है। अब सेकंड एंग्लो अफगान वॉर जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी खत्म हो गई है ना, क्योंकि शेर अली भाग गया और ये लड़ाई लड़ती रहे, मतलब चलता रहा, लड़ाई चलती रही, कभी वो मारा कभी ये मारे एंड ऑल दिस, पर फाइनली याकूब के साथ ये ट्रीटी साइन हो गई। आफ्टरमैथ, याकूब खान एब्डिकेट्स। याकूब खान वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट ड्यू टू प्रेशर एंड ब्रिटिश रिकैप्चर्ड काबुल एंड कंधार। अब यही बात हुई, ट्राइबल्स ने फिर से रिवोल्ट किया, याकूब खान को फिर हटना पड़ गया।
है ना। और इस बार जो है अब यहाँ ब्रिटिश ने काबुल और कांधार को कैप्चर कर लिया। इसके बाद अब्दुल रहमान को बैठाया जाता है गद्दी पे। इवेंचुअली अब्दुल रहमान बिकेम द आमिर अफगानिस्तान। और उसके बाद भी आप देखोगे कि अब क्या होता है कि लिटन्स प्लान फॉर अफगानिस्तान डिसमेंबरमेंट वेयर अबंडेंट बाय रिपन। तो जो यहाँ पर लिटन के प्लान थे उसको एकदम अबंड कर दिया रिपन ने, जो लिटन के बाद आए थे, हु चूज टू कीप अफगानिस्तान अ बफर स्टेट। और उन्होंने कहा कि नहीं, अफगानिस्तान को हम बफर स्टेट ही बना के रखेंगे, राइट। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, अफगानिस्तान डिक्लेयर्ड इट्स फुल इंडिपेंडेंस इन फॉरेन अफेयर्स इन 1921 में जाके उनको ये फुल इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है। तो दिस इज द सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। होपफुली आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि स्टिल अफगान यहाँ पर जो है अफगानिस्तान है, बट देयर इज अ बिग अगेन कंटिन्यूड एग्रेशन बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया। इनके बीच में कंटिन्यू एग्रेशन चलता रहा। रीजन क्या था कि अभी भी उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं थी, एक बॉर्डर नहीं था जो डिसाइड होगा। और इसीलिए इस बॉर्डर को डिसाइड करने के लिए यहाँ पर एक ड्यूरेंट कमीशन बनती है, ड्यूरेंट कमेटी, जो कि ड्यूरेंट लाइन को ड्रॉ करती है, राइट। ये आपने सुना भी होगा इंडिया अफगानिस्तान के बॉर्डर को। सो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि द रीजन बिटवीन इंडस और जो आपका अफगानिस्तान है, ये जो रीजन है was important to British India। ये ब्रिटिश इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, राइट। एज रूलर्स sought to establish a secure frontiers in this area। नाउ इंडस और अफगानिस्तान के बीच का जो एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है हमको एक तरह का बफर तो क्रिएट करना ही है कुछ है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस फ्रंटियर को लोग सिक्योर करना चाहते हैं कि इसको सिक्योर रखा जाए। नाउ आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध 1843 में सिंध कॉन्क्वेस्ट हो गया। पंजाब को फाइनली अंग्रेजों ने 1849 में कॉन्क्वेस्ट कर लिया। समझिए आप, 1843 में सिंध निकल गया, यानी अंग्रेजों के हाथ में सिंध भी आ गया, अंग्रेजों के हाथ में 1849 में पंजाब भी आ गया। अब क्या, अफगानिस्तान। नाउ द ब्रिटिश एक्सपैंडेड द टेरिटरी बियॉन्ड द इंडस रिवर। अब वो इंडस रिवर के भी आगे गए, और इंडस रिवर के आगे गए तो अब उनका कांटेक्ट हुआ बलूच ट्राइब और पठान ट्राइब से। ये दो ट्राइब्स ऐसी थी जो आमिर के कंट्रोल में नहीं थी। मतलब आमिर जो है इन पे कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाता था, ये एकदम बैल समझ लो बिना निहत्ते। तो बलूच और पठान ट्राइब्स, ये दो ट्राइब्स ऐसी हैं जो ज्यादा आमिर के कंट्रोल में थी नहीं। और जब अंग्रेज इंडस तक पहुंच गए तो उनका क्लैश जो है अब वो इन दो ट्राइब से होने लगा। तो ऑल्दो दीज ट्राइब्स आर मोस्टली इंडिपेंडेंट, आमिर ऑफ अफगानिस्तान क्लेम्ड टू हैव नॉमिनल कंट्रोल ओवर देम। अब आमिर क्लेम कर रहा है कि नहीं हमारा कंट्रोल है, अपनी इज्जत दिखाने के लिए कि भैया नहीं हमारी सुनते हैं लोग, लेकिन कुछ नहीं, कोई कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर, कोई कंट्रोल नहीं था आमिर का इन ट्राइब्स के ऊपर। कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है 1891 से लेकर आप 1892 के बीच का दौर देखिए। ब्रिटिश जो है अब वो एक जगह है हुंजा, एक जगह है नागर, इन गिलगिट वैली में, ये गिलगिट वैली में आपको ये दो जगह मिलेंगी। ब्रिटिश ने इसे कॉन्कर कर लिया। नाउ सी नाउ दे आर एंटरिंग, अब वो घुसना चाहते हैं देखो अफगानिस्तान में। दीज रीजन्स वर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कंट्रोल करते हैं क्या, कम्युनिकेशन रूट्स टू चित्रल। अब ये इंपॉर्टेंट एरिया है हुंजा, नगर ये इंपॉर्टेंट एरिया है बिकॉज ये कम्युनिकेशन रूट की तरह सर्व होते हैं टू चित्रल, विच वरिड अब्दुल रहमान उस वक्त वहां पर आमिर था, आमिर अफगानिस्तान, ठीक है। तो इस कंट्रोवर्सी को कि भाई कौन सी लाइन है एक्चुअली अफगानिस्तान और ब्रिटिश के बीच की, ब्रिटिश इंडिया के बीच की, व्हाट इज द एग्जैक्ट लाइन, हम कैसे जानेंगे कि भाई हम हुंजा हमारा है कि नहीं है, नागर हमारा है कि नहीं, ब्रिटिश तो कैप्चर करता जा रहा है। तो हाउ विल यू कम टू नो कि कहां तक अफगानिस्तान का टेरिटरी है, कहां हमारा है। इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ड्यूरेंट लाइन यहां पर बनती है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज यहां पर होता है, ठीक है। अफगानिस्तान वाले बोलते हैं कि भाई तुम तो घुसे चले आ रहे हो, अब्दुल रहमान कहते हैं भाई तुम तो घुसे चले आ रहे हो, वरिड है हम तो इस बात से, कहां तक हमारी टेरिटरी है। तो एक यहां पर क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, बाउंड्री बनती है बिटवीन अफगान एंड ब्रिटिश टेरिटरीज, जिसको यहां पर ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। आमिर अफगानिस्तान वाज गिवन सम डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब्सिडी वाज इंक्रीज्ड। हाउएवर ड्यूरेंट एग्रीमेंट जो है वो फिर भी फेल कर जाता है और पीस यहां पर नहीं रहता है। इवन ड्यूरेंट लाइन करने के बाद भी पीस देखने को नहीं मिलता है, और अभी भी ट्राइबल अपराइजिंग्स जो है अफगानिस्तान की तरफ से होती रहती है, ठीक है। तो ड्यूरेंट लाइन भी अभी तक वो चीज नहीं कर पाया, यानी कि शांति नहीं बन पाई। ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ परमानेंट गैरिसन। अब ब्रिटिश ने एक यहां पर अपना गैरिसन एस्टैब्लिश कर लिया, कहां, चित्रल में, जिसको उनको जो एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन लाइन था चित्रल में, उन्होंने अपना परमानेंट गैरिसन बना लिया। पोस्टेड ट्रूप्स टू गार्ड द मलाकंद पास, इसको भी इन्होंने कैप्चर करने, इसको भी गार्ड करने के लिए यहाँ ट्रूप्स लगा दिए टू कंट्रोल द सिचुएशन। इन मेजर्स के बाद भी ट्राइबल अपराइजिंग्स होती रही 1898 तक। अब कर्जन, लॉर्ड कर्जन इज हियर इन 1899, और इसकी पॉलिसीज यहां पर अब बनना शुरू होंगी। सी लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, ब्रिटिश वाइसरॉय थे ये,
ठीक है, अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन, इनकी पॉलिसी यहां पर थी। तो ब्रिटिश ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया गया फ्रॉम एन एडवांस पोजीशन से, वापस ले आएंगे, ठीक है भैया हम वापस आ जाते हैं, और उनको यहाँ रिप्लेस कर दिया गया बाय ट्राइबल लेवीज, यानी कि लोकल ट्राइबल सोल्जर से लगा दिया गया। अब क्या लगेगा लोगों को कि अच्छा उनकी सेना वापस चली गई, ये तो लोकल ट्राइबल लोग हैं, यही लोग हैं, तो कुछ नहीं। और अंग्रेजों ने एक्चुअली इन लोकल ट्राइब्स के लोगों को ट्रेन किया, who were trained and commanded by British officers, इनको ट्रेन कर दिया। कर्जन ऑल्सो इंकरेज द ट्राइब्स टू मेंटेन पीस ऑन द फ्रंटियर। अब यहां पर क्या है कि उनको ट्रेन करके खड़ा कर दिया, कभी कुछ हो तो तुम लड़ भी तो पाओ, बट अदरवाइज ट्राइब्स आर देयर, दोनों की ट्राइब्स आमने सामने हैं। ये क्रिएटेड इसलिए यहां पर क्या किया गया, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्रिएट किया गया, जिसको आप लोग हमेशा NWFP करके जानते हो, जहां पर आप देखते हो कि खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट मूवमेंट चला था, अब खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सुनते होगे, यही है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको यहां पर लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्रिएट कर दिया गया था। और इसीलिए किया गया था ताकि भाई एक बैलेंस बना रहे, या पावर यहां पर जो है वो डिसबैलेंस ना हो, टेरिटरीज एक दूसरे के रहे। डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीधे अंदर आएगा। बिफोर दिस इट हैड बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब के अंदर पहले ये होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आने लग गया। ठीक है, तो ये टेरिटरी मतलब समझ लो, जैसे अफगानिस्तान है, ये इंडिया का है, तो यहां पर आप देखोगे NWFP को स्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है, ये चीज यहां पर होगी, क्लियर है। तो व्हाट वाज द आउटकम, कर्जन्स पॉलिसीज लेड टू अ पीरियड ऑफ पीस, इससे काफी पीस हो गया इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। एंड दो कभी कभी वहां पर ट्राइबल अपराइजिंग्स होती रहती थी, बट फिर भी 1932 में इट वाज अनाउंस्ड दैट NWFP जो है वो गवर्नर के द्वारा गवर्न किया जाएगा, और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद NWFP पाकिस्तान को यहां पर चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ अफगान वॉर के साथ, एंग्लो अफगान वॉर की ये यहां पर पूरी कहानी। अब हमारे पास जो बचती है वो है आपका एंग्लो भूटान, बाकी मतलब बाकी सारी बची हुई हैं, लेकिन जो मेजर थी वो मैंने आपको यहां डिस्कस कर दी, जो लंबा समय लेने वाला था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एंग्लो भूटान की तरफ, एंग्लो तिब्बत की तरफ, एंग्लो आपका बर्मा की तरफ, ठीक है, एंग्लो क्या क्या बचा है, नेपाल, एंग्लो नेपाल, एंग्लो नेपाल छोटा सा है, एंग्लो भूटान छोटा सा है, सब छोटे छोटे बचे हुए हैं। तो अब नहीं, चलिए वापस आते हैं और अब हम लोग शुरू करते हैं कहानी, यानी कि मैं आपको अभी तक जो पढ़ा चुका हूं, जितना हमने डिस्कस कर लिया है, उसमें से क्या क्या हो गया है, ये आला आपका पूरा कर दिया मैंने, क्योंकि ये सबसे मेन था और ये सबसे बड़ा था, और इसके सारे यहाँ पर इफ्स एंड बट्स हैं जो आपको जानने थे। अब इतना और कोई डिटेल में आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा किताब के अंदर, बोलो एंग्लो भूटान 1-2 पैराग्राफ के अंदर ही है। तो चलिए एक एक करके यहाँ से शुरू करते हैं, अब कैसे अंग्रेजों ने भूटान के साथ अपने रिलेशंस बनाए और क्यों उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी गई। ठीक है, आइए चलिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं। अब ये जो बचे हुए पोर्शंस हैं, एंग्लो भूटानीज वॉर, आपका एंग्लो जो बर्मा वॉर होगा, आपका जो तिब्बत के साथ रिलेशंस हैं, ये सारे रिलेशंस ना, इन पे क्वेश्चंस इतना मतलब मुश्किल है कि इस पे आए, लेकिन जो मेजर चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ट्रीटी ऑफ संगोली किसके साथ साइन हुई, ट्रीटी ऑफ यानदोबू, ये सब बड़ी चीजें, मोटी चीजों को पकड़ना है, बहुत डेप्थ में आपको उसमें फिलहाल अभी नहीं जाना है। ठीक है, तो एंग्लो भूटानीज रिलेशन के साथ हम शुरू करते हैं। अब यहां पर क्या सिनारियो था, मैं पहले आपको एक बार बता देता हूं ओरली, फिर हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। देखो 1826 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने असम को कैप्चर कर लिया, यानी असम वाज एनेक्स्ड इन 1826। अब होता क्या था कि ऊपर था भूटान वाला स्टेट, जो आप कंट्री आज देखते हो, तो भूटान था, तो भूटान वाले लोग अक्सर जो है वो असम के एरिया में आके रेड करते थे। ठीक है, दिस वाज अ पेन फॉर द ब्रिटिशर्स, नंबर 1, पहला समझ में आ गया। 1826 में ब्रिटिश ने क्या किया, असम पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, असम पे कंट्रोल स्थापित किया। अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश की सीमा और जो भूटान की सीमा है वो एक मिल गई। भाई पहले क्या था, एक तरह से असम वाज अ बफर स्टेट, लेकिन जब भूटान पे जब ब्रिटिशर्स ने असम पे कैप्चर कर लिया तो भूटान की सीमा और ब्रिटिश की सीमा मिल गई। अब हुआ क्या कि फ्रीक्वेंट रेड्स होती थी, तो फ्रीक्वेंट जो है वो रेड होती थी, यानी कि भूटान रेगुलरली रेडेड नियर बाय टेरिटरीज इन असम एंड बंगाल। और इस चीज को लेकर जब उस वक्त यहां पर एल्गिन थे भारत में, एक तरह से हम एम्बेसडर कह सकते हैं, चाइना एंड इंडिया को एम्बेसडर थे ये ब्रिटिश के, तो इन्होंने अपना एक एनवॉय भेजा भूटान कि भैया ये सब मत करो। जब ये एनवॉय वहां पहुंचा भूटान, तो इस एनवॉय के साथ बड़ा ही बदसलूकी करी गई और एक ट्रीटी साइन करवाई गई। ठीक है, तो भूटानीज ट्रीटेड द ब्रिटिश एनवॉय वेरी
पुअरली, बहुत बुरे तरीके से, लीडिंग टू टेंशन बढ़ गई इससे। आप देखोगे अल्टीमेटली हुआ क्या कि इनके बीच में ट्रीटी साइन हुई, ब्रिटिश को एक फोर्सफुली ट्रीटी साइन कराया गया जिसके तहत भूटान इन विच दे हैड सरेंडर इंपॉर्टेंट पासेस लीडिंग इनटू असम। सो ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी जिसमें ब्रिटिश को बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पासेस थे जो असम में थे, वो ब्रिटिश को यहाँ छोड़ने पड़े। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशन चेंज हुआ और धीरे धीरे आप देखोगे कि इन पासेस को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ दीज पासेस, ब्रिटिश ने इन पासेस का कंट्रोल कर लिया। एंड देन जो सब्सिडी यहां मिलती थी, ब्रिटिश जो देता था अभी यहां पर पेइंग द रेगुलर अलाउंसेस टू भूटान, वो भी यहां पर दैट दे हैड बीन गिवन बिफोर, उसको भी यहां पर बंद कर दिया। यानी कि भूटान को जो अभी यहां पर रिलैक्सेशन मिल जाता था, सब्सिडी देते थे लोग, ठीक है भाई ये एरिया तुमने हमको दे दिया, इसके बदले तुमको सब्सिडी दे दी, तो इस प्रकार की सब्सिडी भी देना बंद कर दी। देखो वही मैं कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस भूटान में तो वो भी कुछ भी नहीं है। सिंपल सी कहानी है कि असम को जब कैप्चर कर कंट्रोल कर लिया अंग्रेजों ने, तो उनकी सीमा भूटान के साथ लग गई। भूटान की बड़ी बदसलूकी चलती थी अंग्रेजों के साथ इस असम के एरिया में, एंड दैट बिकेम द रीजन फॉर द एनेक्सेशन ऑफ या कंट्रोल ऑफ भूटान। सिंपल। चलिए आगे आते हैं। 1865 भूटान हैड टू सरेंडर दीज पासेस। ये सारे पासेस अब 1865 में जाकर सरेंडर हो रहे हैं। अब आप देखो तब की बात, एलिगिन के एमओआई आए 63-64 में भेजे गए, और ये 65 में आप देखोगे ये ट्रीटी साइन होती है। भूटान हैड टू सरेंडर दीज पासेस परमानेंटली टू द ब्रिटिश इन एक्सचेंज फॉर एन एनुअल सब्सिडी पेमेंट। लेकिन बाद में आप देखोगे ये एनुअल सब्सिडी भी अंग्रेजों ने देना बंद कर दी थी, ठीक है। सो ओवर टाइम भूटान के रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश बिकेम मोर स्ट्रेन्ड, लीडिंग टू दीज चेंजेस इन लैंड कंट्रोल एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, स्पेक्ट्रम की किताब में तो खाली एक पैराग्राफ ही उसमें दे रखा है, सो नीड नॉट टू गो मच इनटू डिटेल, ठीक है। इसलिए मैं टाइम भी इस पे नहीं ले रहा हूं। नेपाल के साथ कहानी क्या थी? देखो सिंपल सी कहानी नेपाल के साथ क्या है कि आपको पता है कि अब जो नेपाल है वो नॉर्थ में एक्सपैंड कर नहीं रहा था या कर नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ऊपर तो बैठा था चाइना। तो भाई इन लोगों ने सोचा कि हम चलो साउथ में एक्सपैंड करते हैं, यानी कि भारत की तरफ घुसेंगे, ठीक बात है। अब यहां पर आप देखोगे कि इंडिया में एक जगह है गोरखपुर, राइट, एक जगह है गोरखपुर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब यहां क्या होता है जरा देखिए, द गोरखास दे टुक कंट्रोल ऑफ नेपाल फ्रॉम द सक्सेसर्स ऑफ रंजीत मल ऑफ भटगांव। तो रंजीत मल यहाँ के राजा थे भटगांव के, तो उनसे जो है कंट्रोल जो है वो कौन ले लेते हैं? गोरखास ले लेते हैं। अब गोरखास अपने आप को मतलब नेपाल का कंट्रोल अब गोरखास के पास आ गया। ध्यान रखिएगा कि गोरखास के पास नेपाल का कंट्रोल आ गया। गोरखास अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, नॉर्थ में एक्सपैंड करेंगे नहीं क्योंकि मैंने बताया चाइना बैठा हुआ था। तो एक्सपैंडिंग द टेरिटरी बियॉन्ड द माउंटेन्स, अब वो साउथ वर्ड एक्सपैंड कर सकते थे, नॉर्थ में तो वो चाइना यहाँ बैठा हुआ था, है ना। नॉर्थ वॉज प्रोटेक्टेड बाय चाइना। तो हुआ क्या, जब साउथवर्ड ये एक्सपैंड करते हैं तो ब्रिटिशर्स भी क्या करते हैं? गोरखपुर को कैप्चर कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? एनेक्स करते हैं गोरखपुर को। अब जब गोरखपुर को कैप्चर किया तो गोरखपुर और गोरखास की बाउंड्री अगेन क्लैश होने लगी। जैसे कि अभी आप भूटान में देख रहे थे, असम और भूटान की बाउंड्री एकदम लग गई, वैसे ही यहां पर क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने गोरखपुर को एनेक्स किया तो इसके वजह से ब्रिटिश की टेरिटरी और गोरखा की टेरिटरी ये एक साथ आ गई। तो अगेन जब जाहिर सी बात है इस प्रकार की जब यहां पर कंडीशंस होंगी तो डेफिनेटली बात है यहां पर दिक्कत होने वाली है। 1813 से 1823 के बीच में गोरखास ने बुटवाल और शिवराज को कैप्चर कर लिया, विच लेड टू कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द लॉर्ड हेस्टिंग्स टाइम। दिस वाज एज सिंपल एज दैट। अब हुआ क्या कि भाई गोरखास अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, गोरखपुर तक अंग्रेज पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी गोरखास ने बुटवाल और शिवराज जैसी जगह को यहां पर कैप्चर कर लिया था। आउटकम क्या हुआ, इसकी वजह से लड़ाई छिड़ गई और लड़ाई एंड होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंडेड इन 1816 विद द ट्रीटी ऑफ संगोली। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज है जो प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि भाई ब्रिटिश ये ट्रीटी ऑफ संगोली किसके साथ साइन हुई थी। तो आपको ये 4 ऑप्शंस दे देगा ब्रिटिश, आपका एंग्लो भूटान हो गया, एंग्लो नेपाल हो गया, एंग्लो तिब्बत हो गया, एंग्लो अफगान हो गया, ऐसे आपको दे सकता है ऑप्शन। दैट इज द ओनली थिंग जो पूछ सकता है फिलहाल के लिए, ठीक है। ट्रीटी का आउटकम क्या थे? अब ट्रीटी ऑफ संगोली साइन हुई तो उसमें नेपाल के लिए क्या क्या चीजें थी जो नेपाल खो गया और क्या क्या चीजें थी जो अंग्रेजों को मिल गई। एज सिंपल एज दैट 4 पॉइंट है। पहला, नेपाल ने कह दिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है एक ब्रिटिश का आदमी जो है हमारे कोर्ट में रहेगा। ये तो अंग्रेज हर जगह कर रहे थे, जहां भी वो जीतते थे वहां पर वो अपना ब्रिटिश रेसिडेंट छोड़ देते थे, ठीक है। उसके बाद नेपाल को गढ़वाल और कुमाऊं ये एरिया को छोड़ना पड़ गया। उसके बाद आप देखिए नेपाल को बहुत सारा तेराई का एरिया जो है उस पर अपना क्लेम छोड़ना पड़ गया। एंड ऑब्वियसली यू विल फाइंड दैट नेपाल विड्रू फ्रॉम सिक्किम ऑल्सो, तो सिक्किम से भी नेपाल चला गया, तेराई का एरिया भी उनको छोड़ना पड़ गया, कुमाऊं और गढ़वाल वाला जो एरिया है वो भी छोड़ना पड़ गया उनको, ठीक है। और ब्रिटिश का एक रेसिडेंट यहां पर रहेगा। तो ये नेपाल के ऑब्लिगेशंस हो गए, नेपाल ने इन चीजों को खो दिया इस ट्रीटी ऑफ संगोली के तहत। अंग्रेजों को क्या क्या मिला?
ब्रिटिश का अंपायर अब हिमालय तक पहुंच चुका था, राइट। बेटर ट्रेड हो सकता था सेंट्रल एशिया के साथ, ये एक एडवांटेज था अंग्रेजों को, क्योंकि वो कनेक्ट यहां से इजीली हो जाएगा। देन हिल स्टेशन जैसे कि मसूरी वगैरह, नैनीताल वगैरह, इन सबको सेटल किया था अंग्रेजों ने, ठीक है ना। सो हिल स्टेशन लाइक शिमला, हिल स्टेशन लाइक मसूरी, नैनीताल, ये सब सारे हिल स्टेशन स्टैब्लिश किए गए, अंग्रेजों ने किया इस इंडिया एंग्लो नेपाल के बाद ही, नेपालीज वॉर के बाद ही, ठीक है। और गोरखास को भी फिर ब्रिटिश ने अपनी आर्मी में यहाँ पर रखा था। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ गोरखास यू विल फाइंड, तो आप देखोगे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में यहाँ पर रिक्रूट होते हैं, और ये आप आज भी देखते हो, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, सो द ब्रिटिश गेन्ड मोर टेरिटरी, और ज्यादा उनको बेटर ट्रेड रूट्स मिल गए, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस उनके पास आ गई, ठीक है, वाइल नेपाल के हाथों से बहुत सारी चीज जो है वो खो गई थी। So this is what happened in the Anglo-Nepalese war and Anglo-Nepal relations, ठीक है, बस इसमें इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है। अब आते हैं हम एंग्लो तिब्बतन पे। अब देखो तिब्बत की बात करेंगे तो तिब्बत जो है यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे जिनको लामास कहा जाता था, LAMA, ठीक है, जिनको लामास कहा जाता था। तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे जो तिब्बत पे यहाँ रूल करते थे। ना पॉइंट वॉज कि तिब्बत के ऊपर चाइना का कंट्रोल था, बट वो नॉमिनल कंट्रोल था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव कंट्रोल चाइना तिब्बत के ऊपर तब नहीं रखता था। ज्यादा बड़ा कंट्रोल जो है या ज्यादा बड़ा इंपैक्ट जो है वो रशिया का होता था। तो इसीलिए राइजिंग जो यहां पर इंटरेस्ट था रशिया का इन तिब्बत, दैट वाज द पेन या दैट वाज द कंसर्न फॉर द ब्रिटिशर्स, और इसी वजह से तिब्बत के ऊपर भी चढ़ाई करी गई, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ब्रिटिश के एफर्ट्स, द ब्रिटिश हैड ट्राइड टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली एंड ट्रेड रिलेशंस विद तिब्बत। अब तिब्बत के साथ फ्रेंडली रिलेशंस या ट्रेड रिलेशंस बनाए रखने के लिए कोशिश करी गई। क्यों? क्योंकि अच्छा कमर्शियल ट्रेड हो सकता था, जैसा कि हमने देखा, ठीक है। जब लॉर्ड कर्जन यहां पर आए तो ब्रिटिश वाइसरॉय, देयर वाज अ डेडलॉक हो गया था बिटवीन तिब्बत एंड चाइनीज कंट्रोल ओवर तिब्बत वाज वीक। नाउ देयर वाज अ डेडलॉक विद द तिब्बत एंड चाइनीज, देयर वाज अ डेडलॉक विद तिब्बत के साथ एक डेडलॉक हो गया। नाउ रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था तिब्बत के ऊपर, एंड दिस वाज एज आई सेड अ कंसर्न फॉर द ब्रिटिशर्स। तो रिपोर्ट्स ये कहती हैं, सजेस्ट करती हैं कि रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था तिब्बत, और इसी वजह से यहाँ पर जैसे कि रशिया के वेपन्स है ना, उनके हथियार वगैरह ये सब तिब्बत में एंटर कर रहे थे। कर्जन इस बात से अलार्म हो जाते हैं कि भाई ये तो डेवलपमेंट कुछ अच्छे नहीं है, और तिब्बत तक आ जाने का मतलब भारत तक पहुंच जाना, राइट। इसीलिए आप देखोगे कि रशिया की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस की वजह से कर्जन ने यहां पर एक छोटी सी टुकड़ी ब्रिटिश फोर्स भेजा अंडर कर्नल यंग हस्बैंड, नोट करिएगा, जवानपति थे ये, तो कर्नल जवानपति, टू फोर्स द तिब्बत टू एग्री टू द ब्रिटिश टर्म्स। और फिर अल्टीमेटली तिब्बत को यहां बात जो है माननी पड़ी। अब ट्रीटी साइन हुई। अब यहां पर क्या क्या चीजें डिसाइड हुई थी? आउटकम वाज द तिब्बतन्स रिफ्यूज एंड रेजिस्ट। तिब्बतन के लोग बड़ा रेफ्यूज करते हैं जब फोर्सेस भेजी जाती हैं अंग्रेजों द्वारा, तो बड़ा एक तरह से अपोजिशन होता है, राइट। बट द तिब्बतन्स रेजिस्टेड नॉन वायलेंटली, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस था तिब्बतों का वो नॉन वायलेंट तरीके से हुआ था, एंड रिफ्यूज टू नेगोशिएट, और वो किसी हालत में नेगोशिएट करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि हमको इंडिपेंडेंट जैसे थे वैसे रखो। कर्नल जो यंगपति थे पुश्ड थ्रू टू लासा इन अगस्त 1904 व्हाइल दलाई लामा फ्लेड अवे। तो बस यही कहानी थी। इसके बाद जो तिब्बत को जो है कब्जा लिया गया। जो ट्रीटी साइन होती दैट इज ट्रीटी ऑफ लासा, इसको याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ लासा 1904 की हुई। नाउ आफ्टर रीचिंग व्हाट लासा, यंग हस्बैंड जो यंग जवानपति थे, डिक्टेटेड द फॉलोइंग टर्म्स टू द तिब्बतन ऑफिशियल। अब क्या क्या साइन हुआ? जैसे भाई जाहिर सी बात है ये अंग्रेज हर जगह करते थे, जहां भी लड़ाई लड़ी तो जो कहते थे भैया आपकी वजह से लड़ाई हुई है और लड़ाई में जो खर्चा हुआ है उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो तिब्बत को बोला गया कि आप वॉर इंडेमनिटी दीजिए 75 लाख रुपए की। आप तिब्बत को बोला कि आप हमको 75 लाख रुपए दीजिए, लड़ाई आपकी वजह से हुई है। दूसरा, जो चुंबी वैली थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया, वो मिल गया यहाँ पर अंग्रेजों को, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर सिक्किम्स बॉर्डर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा समझिएगा कि तिब्बत हैड टू रिस्पेक्ट द बाउंड्री बिटवीन तिब्बत एंड सिक्किम। ये डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ था कि तिब्बत को सिक्किम की बाउंड्री मानना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब समथिंग जो हम आज भी इसकी रेलेवेंसी देख पाते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। फिर ट्रेड मार्ट्स, ट्रेड सेंटर्स वुड बी स्टैब्लिश्ड कहाँ, यातुंग, ज्ञानसे और गर्तोक, इन जगह पे ट्रेड सेंटर्स होंगे फॉर ब्रिटिश ट्रेड विद तिब्बत। और ऑब्वियसली ब्रिटिश का पहले से इंटरेस्ट था, कॉमर्शियल इंटरेस्ट था ब्रिटिश का इन तिब्बत, राइट। कॉमर्शियल इंटरेस्ट था ब्रिटिश का विद तिब्बत, इन तिब्बत। वो हुआ कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स, और तिब्बत का जो फॉरेन अफेयर्स है अब वो ब्रिटिश यहाँ पर कंट्रोल करेगा जैसा भी है, ठीक है। तो तिब्बत एग्रीड नॉट टू अलाउ एनी फॉरेन पावर्स, कोई फॉरेन पावर हमारे यहाँ नहीं आएगा, टू बिल्ड रेलवेज, रोड्स, टेलीग्राफ्स, कुछ भी होगा, और सब चीजें ये ब्रिटेन सम कंट्रोल ओवर फॉरेन रिलेशंस इन तिब्बत। तो वही आपको बोल रहा हूँ, आप देख के भी समझ पा रहे होगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे मैंने बताया आपको ट्रीटीज वेर इंपॉर्टेंट। जैसे ट्रीटी ऑफ लासा मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ट्रीटी ऑफ यानदबू, और इधर लिख देगा आपका एंग्लो बर्मा, फिर उधर लिख देगा कि ट्रीटी ऑफ लासा, और इधर लिख देगा एंग्लो तिब्बत, फिर लिख देगा ट्रीटी ऑफ सगौली, और इधर लिख देगा एंग्लो भूटान।
तो ये सब आपको हो सकता है पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ऐसा क्वेश्चन बस बन सकता है। इनमें डिटेल में बहुत जाना नहीं रखता है, पॉसिबल है कि, बट हाँ अफगान वाला कहानी मैंने आपको बता दिया कि अफगान वाली कहानी यहाँ पर क्या थी। ठीक है, अब आते हैं एंग्लो, अच्छा अफगान रिलेशन तो हो ही चुका है। ठीक है, अब यहाँ जो बचता है वो एक बचा हुआ है, एंग्लो अफगान तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। अब आते हैं यहाँ पर लास्ट, दैट इज एंग्लो बर्मा। अब देखिए एंग्लो बर्मा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंग्लो बर्मा का रिलेशन, मतलब एंग्लो बर्मा का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आज तक रेलेवेंट रहता है। ठीक है, अब एंग्लो बर्मा के बीच में यहाँ पर 3 लड़ाइयाँ थी, उन तीनों लड़ाइयों को हम समझेंगे। और बेजरली आप देखोगे पहली लड़ाई का जो रीजन है, सेकेंड लड़ाई का रीजन, थर्ड लड़ाई का रीजन, कहीं ना कहीं बड़ा रीजन ये था कि रिसोर्सेज बहुत थे म्यांमार में, बर्मा में, और ब्रिटिश का बड़ा इंटरेस्ट था उन रिसोर्सेज के अंदर। और इंपॉर्टेंट चीज ये भी था, देखो पहला रीजन यहाँ पर क्या बनता है, आप देखो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर जो हुआ, फर्स्ट वाले में रीजन क्या हुआ कि जो बर्मा के यहाँ पर लोग थे वो एक्सपैंड करना चाहते थे, वो खुद अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते थे, और वो भी किधर, वेस्टवर्ड्स, यानी कि भारत के अंदर घुसना चाहते थे वो लोग। तो दिस वाज द रीजन फॉर द फर्स्ट वॉर। सेकंड, जो इतना दिया किताब के अंदर उतना ही बता रहा हूं आपको, बर्मा। सेकंड क्या था, ब्रिटिश का खुद का इंटरेस्ट, ब्रिटिश का कॉमर्शियल इंटरेस्ट। अब एक बार जबान पे खून लग गया है तो मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ब्रिटिश का खुद का कॉमर्शियल इंटरेस्ट था, तो भैया यहां पर रिसोर्सेज बहुत हैं और इन रिसोर्सेज को चलिए एक्सप्लॉइट करते हैं और इनको यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली वन ऑफ द रीजंस वाज कि भाई फ्रेंच का हेल्प पहुंच सकता था, फ्रेंच का हेल्प पहुंच सकता था बर्मा की तरफ और उसको रोकना था। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन रीजंस, हम चलिए इसको डिटेल से एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या क्या रीजन यहां पर थे। क्रक्स मैंने आपको बता दिया, अगेन वही कहानी है, बर्मा को कैप्चर करना है, क्यों, क्योंकि बहुत रिसोर्सफुल एरिया है। ठीक है, तो 19वीं सेंचुरी में बर्मा जो आप देखोगे एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, तब ये किसी कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश यहां पर इसमें इंटरेस्टेड थे, क्यों, क्योंकि कई सारे रीजंस थे। एक तो ये बर्मा का फॉरेस्ट रिजर्व बड़ा खतरनाक था, दूसरा पोटेंशियल मार्केट था ब्रिटिश गुड्स के लिए, ब्रिटिश अपना गुड जो है बर्मा में बेच सकते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया कमर्शियल इंटरेस्ट सेकंड रीजन, और फिर उसके बाद फ्रेंच के इन्फ्लुएंस को यहां पर रोकना था। ये 3 इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिसकी वजह से ये तीनों लड़ाइयां, ब्रिटिश का जो इंटरेस्ट है वो बर्मा के ऊपर था। राइट, अब यहां क्या हुआ कि यही जो यहां पर ये जो इंटरेस्ट है, ये जो कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट है, इसी की वजह से आप देखोगे तो तीनों एंग्लो बर्मा वॉर यहां पर होती हैं। फाइनली यू विल फाइंड दैट अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, बर्मा को फाइनली एनेक्स कर लिया जाता है 1885 में। लेकिन इसके बाद भी कहानी रुकती नहीं है, बर्मा के लोग यहां पर अपराइजिंग्स करते रहते हैं, बर्मा के लोग यहां पर रिवोल्ट्स करते रहते हैं, एंड फाइनली यू विल फाइंड कि फिर बर्मा के लोग ही जो होते हैं, बर्मा के नेशनलिस्ट मूवमेंट वाले लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ये हाथ मिला लेते हैं और भारत के नेशनल मूवमेंट में ये लोग जो है एक तरह से जुड़ते हैं, इन द सेंस कि भारत के नेशनलिस्ट मूवमेंट और बर्मा के नेशनलिस्ट मूवमेंट ये लोग जुड़े रहते हैं, और इनका ये कनेक्शन कट कर दिया जाता है कि भैया ये लिंक ज्यादा ना बढ़े, ऐसा ना हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग ज्यादा इनसे जुड़ जाएं या उनके लोग ज्यादा इनसे जुड़ जाएं, तो इस लिंक को कट किया गया। बट अल्टीमेटली इनका मूवमेंट आगे बढ़ता है एंड यू विल फाइंड 1948 में जाके फाइनली बर्मा जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट होता है। तो ये 3 वॉर्स के रीजंस यहाँ पर समझ में आ रहे हैं, व्हाट आर द स्पेसिफिक रीजंस। अब कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से कोई ना कोई यहाँ लड़ाई होती चली गई। पहला मैंने आपको बता ही दिया था, फर्स्ट रीजन क्या था कि देखिए दे वांटेड, बर्मा क्या चाहता था, एक्सपेंशन करना, वो भी वेस्टवर्ड, यानी कि भारत की तरफ, भारत में घुसना चाहते थे। और वह और कहाँ का क्या चाहते थे, अराकन का एरिया, म्यांमार, मणिपुर, सॉरी, इन एरियाज को कैप्चर करना चाहते थे। ठीक है, सो द वॉर स्टार्टेड बिकॉज बर्मा एक्सपेंशन वेस्टवर्ड्स इंक्लूडिंग इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ अराकन एंड मणिपुर। अब अराकन और मणिपुर पे यहां पर बर्मा कैप्चर कर रहा है, विच थ्रेटेंड असम एंड ब्रह्मपुत्र वैली। इससे थ्रेटनिंग असम को हुई, असम जो है वो अंग्रेजों का यहां पर बन चुका है एरिया, या मैं कह सकता हूं उसके लिए भी लड़ाई चल रही है। अभी देखा था हमने कैसे यहाँ पर असम में रेड्स हो रही हैं, तो उसके लिए भी चल रहा है। तो यहाँ पर असम और ब्रह्मपुत्र के लिए क्या होगा, एक थ्रेट बन रहा था, टेंशंस ग्रो होने लगी इस वजह से, एंड बिकॉज ऑब्वियसली पुअरली डिफाइंड बॉर्डर्स, आज भी जो आप देखते हो एक इशू रहता है। ठीक है, तो बड़ा पुअरली डिफाइंड बॉर्डर्स थे और इस वजह से लड़ाइयां होती रही बिटवीन बंगाल एंड बर्मा। राइट, तो ब्रिटिश फोर्सेज ने यहाँ पर एक्सपीडिशन लॉन्च किया और 72 किलोमीटर तक एडवांस कर गए इनसाइड द कैपिटल ऑफ आवा, रंगून को ऑक्यूपाई किया इन 1824। सो ब्रिटिश फोर्सेस ने लॉन्च किया एक्सपीडिशन, रंगून को यहां पर ऑक्यूपाई कर लिया 1824 में, और फिर बर्मा की जो कैपिटल थी आवा, उसके लगभग 72 किलोमीटर तक अंदर यहां पर घुस गए थे, उसके पास तक आ गए थे। ठीक है, तो ये एक यहां पर रीजन बनता है, फर्स्ट रीजन, कि वो लोग एक्सपैंड कर रहे थे वेस्टवर्ड। ठीक है, तो वॉर कैसे खत्म होती है, पहला ट्रीटी जब वॉर खत्म हुआ, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, तो ट्रीटी ऑफ यंदाबू साइन होती है, यानदाबू, प्लीज नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से क्या डिसाइड किया गया, बर्मा को पैसा देना पड़ेगा। सबसे पहले तो अंग्रेज पैसा मांगते थे, तो बर्मा को 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा एज वॉर कॉम्पनसेशन। दूसरी बात,
बर्मा को टेरिटरीज जैसे कि अराकान जो उसने कैप्चर कर लिया था, और दूसरा तेनासिरम, इसको भी यहां पर छोड़ना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बर्मा को कुछ क्लेम्स अबंडन करने पड़ेंगे, जैसे कि असम के ऊपर, जैसे कि आपका जयंतिया के ऊपर, छाछर के ऊपर, इन सब के क्लेम्स बर्मा को छोड़ने पड़ जाएंगे। सिंपल है। मणिपुर को रिकॉग्नाइज कर लिया गया कि भाई मणिपुर जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इस रिकॉग्नाइज लाइक दिस। देन बर्मा नेगोशिएट करने लगा कमर्शियल ट्रीटी विद ब्रिटेन। बर्मा हैड टू नेगोशिएट अ कमर्शियल ट्रीटी विद ब्रिटेन, यानी कि ऐसा ट्रीटी होगा जिसमें ब्रिटेन को फायदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड बर्मा हैड टू एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेसिडेंट एट आवा। वही है, हर बार जीतने के बाद पहले तो अपना एक रेसिडेंट भेज दो वहां पर कि भैया हमारा एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वहां पर रहेगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर ट्रीटी ऑफ यानदुबा हो गया। देन सेकंड वाला क्या रीजन था? सेकंड वाला मैंने आपको रीजन बताया कि ब्रिटिश के खुद के कमर्शियल नीड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और उन कमर्शियल नीड्स के चलते वो इन एरियाज के फॉरेस्ट रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे ब्रिटिश वाले लोग। तो ब्रिटिश मर्चेंट्स जो है wanted to access the Burma's timber resources, चाहते थे कि हम इनके टिम्बर रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करें, यूज करें, और बर्मा को बर्मीज मार्केट में जाके अपने सामानों को बेचें। ठीक है, एंड मोर इनरोड्स इनटू द बर्मीज मार्केट। तो ब्रिटिश ऑक्यूपाइड, ब्रिटिश ने पेगू को ऑक्यूपाई कर लिया। बर्मा का ओनली रिमेनिंग कोस्टल प्रोविंस था पेगू, उसको भी अंग्रेजों ने यहाँ ऑक्यूपाई कर लिया। एंड दिस बिकेम द रीजन फॉर द वॉर, एंड देन ब्रिटिश फेस्ड गुरिल्ला रेजिस्टेंस बिफोर फाइनली सिक्योरिंग कंट्रोल ओवर द लोअर बर्मा। और अब लोअर बर्मा के ऊपर भी अंग्रेजों का यहां पर कंट्रोल आ गया। अब ये लोअर बर्मा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थर्ड जब वॉर होगी, एंग्लो बर्मा वॉर, तो उसमें लोअर बर्मा का यहां पर रोल आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? अब जरा थर्ड बर्मा वॉर को देखते हैं। देखो, थर्ड बर्मा वॉर में क्या हुआ, एक राजा थे जिनका नाम था किंग विदान। वो बर्मा के राजा थे, इनकी डेथ होती है तो इनका लड़का थिबाऊ वो यहां पर गद्दी बैठता है। अब थिबाऊ जो है उस तीन रीजंस की वजह से थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर हो गई। पहला रीजन क्या था? पहला रीजन ये है कि भाई एक तो वो लोगों से बड़ा खराब ट्रीटमेंट करता। थिबो जो था ना, पहला रीजन क्या है, ये जो थिबो था वो हॉस्टाइल था, अंग्रेजों के खिलाफ था। और दूसरी बात, शिकायत उसके खिलाफ ये हुई थी कि भैया ये लोअर बर्मा का एरिया है ना, जो अपने अंडर आ गया है लोअर बर्मा, और बाकी और जो एरियाज हैं उसमें बड़ा खराब तरीके से ट्रीटमेंट करता है थिबाऊ हम लोगों का। तो कंप्लेन हो गई थिबाऊ के खिलाफ कि ही इज ट्रीटिंग अस वेरी बैडली इन दीज एरियाज। ब्रिटिश फ्रॉम द स्टार्ट एंड मिसट्रीटेड द ब्रिटिश मर्चेंट्स इन रंगून। अब जो रंगून इन्हीं के हाथ में है, ट्रीटी के हिसाब से अंग्रेजों के हाथ में है। रंगून के एरिया के लोगों को बहुत खराब ट्रीट, मतलब लोगों नहीं, मर्चेंट्स को, जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं रंगून, उनको बड़े खराब तरीके से ट्रीट किया जाता है। लोअर बर्मा में बड़े खराब तरीके से अंग्रेजों को ट्रीट किया जाता है, ब्रिटिश मर्चेंट्स को। पहला। दूसरा, एक तो तुम बदतमीजी कर रहे हो, ऊपर से तुम अंग्रेजों के राइवल्स के साथ डील कर रहे हो, डीलिंग विद द फ्रेंच, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनके साथ तुम डील कर रहे हो। तुम कह रहे हो फ्रांस भैया तुम लगाओ रेल, बिछाओ पटरी, चलेगी दौड़ेगी ट्रेन फ्रॉम मांडले टू फ्रेंच कंट्रोल्ड टेरिटरीज। दिस वाज अगेन द पेन फॉर द ब्रिटिशर्स। और तीसरा, थर्ड, फर्स्ट इज पुअर ट्रीटमेंट टू द ब्रिटिश मर्चेंट्स। सेकेंड, आप ब्रिटिश के राइवल्स के साथ आप डील कर रहे हो। एंड थर्ड, Thibault imposed humiliating fine on a British timber company, और ब्रिटिश टिम्बर कंपनी के ऊपर फिर उसके बाद थीबो ने फाइन भी इंपोज कर दिया। फर्दर रिस्ट्रेनिंग रिलेशंस, एंड दिस वाज इनफ। लॉर्ड डफरिन ऑर्डर्ड द इन्वेजन, भैया खत्म करो इसको, बर्मा को कुछ नहीं चाहिए, और एनेक्स कर लो पूरे बर्मा को। 1885 में एनेक्सेशन हुआ, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा इसके बाद एनेक्सेशन तो हो गया, कब्जा कर लिया गया, लेकिन आपको बर्मा में बार बार अपराइजिंग्स देखने को मिलेंगी, बार बार गुरिल्ला अपराइजिंग्स होती थी, यानी कि बर्मा के लोग जो है विद्रोह करते थे, रिवोल्ट करते थे। ठीक है, और बड़ा ही यहाँ पर मुश्किल वाला हालात था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत बर्मा में भी हो गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, और इंडिया के अंदर भी गांधी जी जो यहाँ पर जो है तेजी से मूवमेंट को कर रहे थे। तो बर्मा का जो नेशनलिस्ट थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं, एज आई सेड, और इस लिंक को, इस कनेक्शन को तोड़ा जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ऐसा ना हो कि दोनों मर्ज हो जाए और दिक्कत बढ़ जाए, तो बर्मा को सेपरेट कर दिया गया फिर इंडिया से 1935 में। बट फाइनली बहुत सारे यहाँ पर मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चलाए रहे होते हैं, लेड बाय फिगर्स लाइक यू ऑंग सान, गेन मोमेंटम, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यू विल फाइंड बर्मा को इंडिपेंडेंस मिल जाती है 4 जनवरी 1948 को। बस ये है बर्मा की कहानी। देखो, बर्मा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, एज आई सेड, कुछ का ट्रीटी है तो वो पूछ सकता है, और बर्मा इसलिए बिकॉज हमारे हिस्ट्री के साथ भी अच्छा रिलेशन इसका रहा है और कनेक्शन रहा है, स्पेशली रंगून मंगून का। आपने इसकी मूवी भी देखी होगी इसके ऊपर, है ना। तो यही है पूरा चैप्टर, और ये हमारा आज यहाँ चैप्टर फाइनली खत्म हो गया, चैप्टर 5। नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग इज, आई एम प्लानिंग टू हैव अ टेस्ट। आप लोगों का एक टेस्ट पेन लूंगा, और पॉसिबिलिटी ये है कि मैं खुद उस पर क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा,
और चैप्टर 1 to लेकर 5 तक आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। इस चैप्टर को भी मैंने हार्डली 1 घंटा 10 मिनट, इस लेक्चर को भी मैंने हार्डली 1 घंटा 10 मिनट में खत्म कर दिया है। तो अगर आप इन चारों पार्ट्स को मर्ज कर लोगे तो यू विल फाइंड कि अप्रॉक्सीमेटली 4.5 घंटे के आसपास का ये पूरा चैप्टर बना। बहुत बड़ा चैप्टर था। अगर अपन 4.5 एक बार वन शॉट में करते ना तो थक जाते और कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है 5-6 घंटा तक चला जाता। तो पार्ट्स में किया है तो हमारे पास भी क्रिस्टल क्लैरिटी है कि फर्स्ट वाला पार्ट मैसूर के ऊपर है, एंग्लो मैसूर वॉर्स। सेकंड वाला पार्ट एंग्लो मराठा वॉर्स के ऊपर है। थर्ड वाला पार्ट एंग्लो सिख के ऊपर है। और फोर्थ वाला हमारा नेबरिंग रिलेशंस है, जिसमें मेजॉरिटी पोर्शन एंग्लो अफगान वॉर्स के ऊपर है। तो आई होप दिस एंटायर पिक्चर इज नाउ क्लियर टू यू, इसलिए मैंने उसको पार्ट्स में किया था। चलिए मुलाकात करते हैं अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।